अध्याय 61 वॉन फेई हंग। सिस्टम ब्लैक आयरन ग्रेट टाइम स्पेस क्लिप का उपयोग करें। बीप बीप ब्लैक आयरन ग्रेट स्पेस टाइम क्लिप का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। एक नया आयाम उत्पन्न हो रहा है। लियू जियांगताओ लगातार 10 बार उपयुक्त फिल्म जगत बनाने में असफल रहे। क्या ऐसा है? फिर मैं ब्लैक आयरन ग्रेट टाइम स्पेस झाड़ू इस्तेमाल करूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। सिस्टम ब्लैक आयरन ग्रेट टाइम स्पेस ब्रूम का उपयोग करें। बीप बीप ब्लैक आयरन ग्रेट स्पेस टाइम ब्रूम का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। नया आयाम प्रगति पर है। 3 सेकंड बाद उनके ऊपर के शून्य में एक नई फिल्मी दुनिया प्रकट हुई। डिंग डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने कीट आयाम तैयार कर लिया है। हाँ, क्या बिल्ली है? लावा। सिस्टम, क्या तुम शैतान हो? आप चाहते हैं कि मैं इस आयाम में खोजबीन करूं? सीवा में 2 कीड़ों के बीच पादने की प्रतियोगिता को देखकर लियू जियांगताओ का चेहरा काला पड़ गया। हालांकि हमें अभी भी कुछ चीजों को रिसाइकल करने की आवश्यकता है, भले ही इससे हमें पैसे का नुकसान हो। इस सीवा को साफ करो। ये सही है, इन 2 कीड़ों की पूरी दुनिया सीवा का बस यही हिस्सा है। इसलिए लियू जियांगताओ के रिसाइकलिंग विकल्प बेहद सीमित हैं। डिंग डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक एक टूटे हुए पत्ते का एक टुकड़ा और मिट्टी के 3 कण प्राप्त कर लिए हैं। इन्हें शून्य सोने के सिक्कों के लिए पुनर्चक्रित किया जा सकता है। क्या आप इन्हें पुनर्चक्रित करना चाहेंगे? हाँ, शून्य सोने के सिक्के। ये काफी चौंकाने वाली बात है, यहाँ तक कि ऐसे लोग भी हैं जो बिना भुगतान किए चीजों को रिसाइकल करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे आपको पैसे वापस देने की पेशकश करेंगे। रिसाइकल, तुम्हें इस चीज की क्या जरूरत है? इसे सिर्फ रखने से ही जगह बर्बाद होती है। सिस्टम ब्लैक आयरन ग्रेट टाइम स्पेस ब्रूम का उपयोग करें। बीप बीप ब्लैक आयरन ग्रेट स्पेस टाइम ब्रूम का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। नया आयाम प्रगति पर है। 3 सेकंड बाद लियू जियांगताओ के सामने एक नई सिनेमाई दुनिया प्रकट हुई। डिंग डिंग, शार्लोट की दुनिया को सफलतापूर्वक चुनने के लिए मेजबान को बधाई। चार्लोट, हालांकि यह अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये पिछली लावा फिल्म से कहीं बेहतर है। कम से कम ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी कि रिसाइकलिंग के बाद आपके पास कोई सिक्का न बचे। बेशक ये फिल्मी दुनिया अभी भी बहुत अच्छी है, कम से कम इसमें समय के बारे में विचार शामिल होने की बहुत संभावना है। कौन जाने इस फिल्मी दुनिया में कोई बड़ा आदमी छिपा हो। फिल्म जगत चाहे जो भी हो, समय और स्थान से जुड़ा कोई भी विषय काफी जटिल माना जाता है। इसके अलावा ये फिल्मी दुनिया वास्तव में एक व्यक्ति को इस दुनिया में अतीत में यात्रा करने और यहाँ तक कि बिना रोक टोक के इतिहास को बदलने की अनुमति देती है। ये बहुत असामान्य बात है। क्या हम इस फिल्मी दुनिया में प्रवेश करें? 3 सेकंड तक विचार करने के बाद लियू जियांगताओ ने अंततः हार मानने का फैसला किया। सबसे पहले तो इस फिल्मी दुनिया का दायरा बहुत लंबा है, जो मिडिल स्कूल से लेकर वयस्कता तक फैला हुआ है, जबकि वह इसमें केवल 1 वर्ष तक ही रह सकता है। कौन जानता है कि इस वर्ष हम क्या कर पाएंगे। बेशक इसका एक और पहलू भी है, क्या ये सब सिर्फ चार्लोट का सपना है? यदि यह सब केवल चार्लोट का दिवास्वप्न है तो उसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा। चूंकि मामला ऐसा ही है, तो आइए सामान को पुनः चक्रित करें। तभी जिया लुओ, जिसने बड़ी सफलता हासिल की थी, एक लग्जरी कार चला रहा था और लियू जियांगताओ ने तुरंत जिया लुओ की लग्जरी कार पर अपनी नजरें गड़ा दी। सिस्टम, चार्लोट की कार वापस लाओ। अगले ही पल शार्लोट के सिर के ऊपर काले बादल छा गए और एक झाड़ू के आकार का प्रेत शार्लोट को घेर लिया। हालांकि चार्लोट जो गाड़ी चला रही थी, उसे ये सब कुछ दिखाई ही नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद छाया अंततः गायब हो गई, लेकिन दृश्य अपरिवर्तित रहा। चार्लोट अभी भी गाड़ी चला रही है। उसी समय एक सिस्टम नोटिफिकेशन बजा। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने 1 घन मीटर हवा को सफलतापूर्वक रिसाइकल कर लिया है। आप शून्य सोने के सिक्कों को रिसाइकल कर सकते हैं। क्या आप इसे रिसाइकल करना चाहते हैं? धत्तेरी की, हवा का पुनःचक्रण किया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो इस समय स्क्रीन पर चार्लोट के पास जो कुछ भी है वह सब नकली है। अरे, शार्लोट तो पूरे दिन दिवास्वप्न ही देखती रही। फिल्म स्क्रीन के फीके पर जाने के बाद लियू जियांगताओ ने ब्लैक आयरन स्तर टाइम स्पेस ब्रूम का फिर से उपयोग करने का फैसला किया, लेकिन इस बार छवि केवल एक पल के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गई। माथा, यह क्या बदतमीजी है। बीप बीप, चूंकि फिल्म खत्म हो गई है, इसलिए यह पुनर्प्राप्ति अभियान भी खत्म हो गया है। कृपया अच्छा काम जारी रखें मेजबान। बहुत खूब, मैंने फिल्मी दुनिया चुनी और पता चला कि वह पहले ही खत्म हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, लाओ तजू के सामने जो सिनेमाई दुनिया दिखाई देती है, वह जरूरी नहीं कि किसी विशेष समय की हो, है ना? इसके बाद लियू जियांगताओ ने एक ही बार में शेष सभी ब्लैक आयरन स्तर के टाइम स्पेस ब्रूम्स का उपयोग किया, लेकिन फिर भी उन्हें उपयुक्त फिल्म दुनिया नहीं मिल सकी। भूल जाओ, मैं समय स्थान उपकरण अलग से नहीं खरीदूंगा, मैं इसे सीधे ही उपयोग करूंगा। सोचते हुए लियू जियांगताओ ने आदेश जारी किया। सिस्टम ब्लैक आयरन ग्रेट टाइम स्पेस क्लिप का उपयोग करें। बीप बीप, आयरन ग्रेट स्कवेंजिंग ऑर्डर का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। नया आयाम प्रगति पर है। 3 सेकंड बाद एक परिचित व्यक्ति ऊंचे मंच पर बैठ गया। यह देखकर लियू जियांगताओ इतना उत्साहित हो गया कि वह लगभग उछल पड़ा। लियू जियांगताओ इस फिल्म से बहुत परिचित थे। डिंग डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक हुआन फेहोंग आयाम का चयन कर लिया है। कृपया जल्द से जल्द एक लक्ष्य चुनें। क्या हमें अभी भी लक्ष्य चुनने की आवश्यकता है? मैंने इसे क्लिक कर दिया है, अब मैं इस फिल्मी दुनिया में प्रवेश करने जा रहा हूँ। हालांकि आपको अभी भी यह चुनना होगा कि क्या चित्रित करना है। सिस्टम, हुआन फेहोंग की यादों को लक्ष्य के रूप में चुनें और उन्हें मुझे प्रदान करें। बीप बीप, कृपया लक्ष्य मिशन की स्मृतियों को निकालने के लिए चयन करने से पहले स्कवेंजिंग ऑर्डर का उपयोग करें। हाँ, क्या ऐसी कोई सेटिंग है? अध्याय 62 प्रवेश और मिशन। आपको सबसे पहले फिल्म जगत के पात्रों की स्मृतियों को निकालने के लिए स्कवेंजिंग ऑर्डर का उपयोग करना होगा। हे भगवान, क्या इसका मतलब यह है कि डोनफेंग बुबाई की क्षमताओं को निकालने और फिर वास्तविक दुनिया में दिखाने की मेरी योजना बर्बाद हो गई है? खैर, ऐसा लगता है कि वास्तविक दुनिया में मेरी क्षमताएं काफी अच्छी हैं। मैं आसानी से कुछ किंडरगार्टन बच्चों का सामना कर सकता हूँ। वॉन फेई हंग, द लीजेंड ऑफ लिन यू की दुनिया में प्रवेश करने के लिए ब्लैक आयरन स्तर के स्कवेंजिंग टोकन का उपयोग करें और फिर खुद को सशक्त बनाने के लिए वॉन फेई हंग की यादों को निकालें। यान ज़ेंडॉन की यादों को निकालने और उन्हें मेरे शरीर में डालने के लिए ब्लैक आयरन ग्रेट टाइम स्पेस क्लिप का उपयोग करें। ब्लैक आयरन ग्रेट टाइम स्पेस क्लिप का उपयोग करके मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए यान ज़ेंडॉन की शारीरिक विशेषताओं का उपयोग कर रहा हूँ। हुआन फेहोंग की शारीरिक विशेषताओं को चित्रित करें और उन्हें मेरे साथ जोड़ें। पुजारी की स्मृतियां निकालो और उन्हें मुझे दे दो। यू परिवार कृपान की स्मृतियों को निकालो और उन्हें मुझ में भर दो।
डिंग डिंग हुआन फेहो की यादें प्राप्त करने, एक्यूपंक्चर में निपुणता प्राप्त करने कुशलता, पारंपरिक चीनी चिकित्सा में निपुणता प्राप्त करने कुशलता, हन कुएन प्रशिक्षण पद्धति में निपुणता प्राप्त करने, ग्रैंड मास्टर के लिए बधाई मेजबान। डिंग डिंग यान जेंडोन की यादें प्राप्त करने और आयरन शर्त साधना पद्धति में महारत हासिल करने के लिए बधाई मेजबान। डिंग डिंग बधाई हो मेजबान, आपको हुआन फेहो की शारीरिक वृद्धि अस्थायी प्राप्त हो गई है। कृपया जल्द से जल्द इसमें महारत हासिल करें। डिंग डिंग बधाई हो मेजबान, आपको यान जेंडोन का बॉडी मेजबान आशीर्वाद अस्थायी प्राप्त हो गया है। कृपया इसे जल्द से जल्द मास्टर करें। डिंग डिंग पुजारी की याददाश्त हासिल करने और पश्चिमी बाइबल दक्षता में महारत हासिल करने के लिए बधाई मेजबान। डिंग डिंग यू परिवार कृपाण की स्मृतियों को प्राप्त करने और यू परिवार कृपाण की साधना विधि स्मृति में महारत हासिल करने के लिए बधाई मेजबान। दीदी होस्ट के पास तैयारी के लिए आधा घंटा है। कृपया आधे घंटे के भीतर वंस अपॉन अ टाइम इन चाइना की दुनिया में प्रवेश करें। माथा हा अपने भीतर अचानक शक्ति का संचार महसूस करते हुए लियू जियांगताओ खुद को हंसने से नहीं रोक सके। ये भयानक था, ये बिल्कुल वही एहसास है जिसकी मुझे तलाश थी। सिस्टम, ऐसा क्यों है कि किसी की स्मृतियों को निकालने के बाद मुझे सीखी हुई तकनीकों के बजाय एक साधना पद्धति मिलती है? बीप बीप, क्या मेजबान सन वुकोन की यादें निकालना चाहता है और फिर स्वर्ग में तबाही मचाना चाहता है? हाँ, इतना अहंकारी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा था? लाओ तजू तो बुद्ध की शक्ति प्राप्त करके स्वयं भी बुद्ध बन जाना चाहता था। हाँ, ये तो बस एक कचरा संग्रहण प्रणाली है। यह इतनी आसानी से इतना अद्भुत कैसे बन सकता है? ब्लैक आयरन ग्रेट टाइम स्पेस क्लिप की कीमत कितनी है? केवल 50 स्वर्ण सिक्के। अमर या बुद्ध बनने के बाद कोई कितने समय तक जीवित रह सकता है? युग 129, 600 वर्ष। सिस्टम में ऐसी कमजोरी कैसे हो सकती है? इसलिए अधिक से अधिक आप इस प्रणाली से साधना विधियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप कितने शक्तिशाली बन सकते हैं यह आपके अपने प्रयासों पर निर्भर करता है। लेकिन इस आदमी के लिए साधना तकनीक का होना ही काफी है। जब सिस्टम में इतनी बड़ी खामी है तो उसे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छी चीजें न मिल पाने का डर क्यों होगा? द स्टॉर्म राइडर्स से रक्त बोधी, अलौकिक की खोज में से रक्त अंगूर, द लीजेंड ऑफ द कॉन्डोर हीरोज में गुओ जिंग ने जो सांप का खून और पित्ताशय पिया था, पूर्व की यात्रा में छोटी जिनसेंग आत्मा, यहाँ तक कि अमरता के आड़ू, स्वर्ण गोलियां और अमर और बुद्ध की दुनिया की अन्य अच्छी चीजें भी किसी की शक्ति को बढ़ा सकती हैं। अगर मौका मिला तो मैं एक ही झटके में इन सभी अच्छी चीजों को मिटा दूंगा। खांसी, हम विषय से भटक गए हैं। क्योंकि यह फिल्म इतनी क्लासिक है, लियू जियांगताओ ने इसे 30 बार देखा है और उन्हें कथानक बहुत स्पष्ट रूप से याद है। तो उस आधे घंटे के दौरान लियू जियांगताओ ने सोच विचार किया और कुछ सोने की ईंटें और हथियार बदले। बेशक वह पिस्तौल और AK-47 के बारे में तो भूल ही नहीं सकता था। मैंने अपने बालों को छुआ, अब मैं उन्हें किसी भी तरह से नहीं बांध सकती थी। उन्होंने एक पुराने जमाने का सूट पहना और फिर 3 पोलरॉइड कैमरे, कॉफी की कई बोतलें और एक वॉकमैन जो न जाने कितने साल पहले का था, को लापरवाही से मेज पर रखकर दूसरे आयामी अंतरिक्ष में चले गए। इसके बारे में सोचने के बाद ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। प्रवेश करना, टाइम पोर्टल में कदम रखते ही, इससे पहले कि लियू जियांगताओ अपने आसपास के माहौल को समझ पाते, एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्रकट हुआ। डिंग, मेजबान को प्रगति करने के लिए प्रेरित करने हेतु सिस्टम ने एक अनिवार्य कार्य जारी किया है। मिशन 1, एक युद्धपोत वापस पाएं। मिशन पूरा हुआ, अतिरिक्त आयामी स्थान बढ़कर 27 घन मीटर हो गया है। कार्य 2, कम से कम 300 किलोग्राम औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करें। इस कार्य को पूरा करके आपको एक ब्लैक आयरन ग्रेड लॉटरी व्हील मिलेगा जिसमें बेतरतीब वस्तुएं होंगी। यादृच्छिक वस्तुओं की गुणवत्ता औषधीय जड़ी बूटियों के प्रकार और दुर्लभता पर निर्भर करती है। हाँ, अरे यार, तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए और अधिक औषधीय जड़ी बूटियां लाऊं, है ना? यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ढेर सारी सोने की ईंटें तैयार कर ली हैं। यदि मेरे पास पर्याप्त सोने की छड़ें नहीं होंगी तो मैं और अधिक के लिए आपके पास वापस आऊंगा। इसके बारे में सोचते हुए लियू जियांगताओ ने अपना निजी स्टोर खोलने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वह इसे खोल नहीं सका। सिस्टम, प्लॉट के आधिकारिक रूप से शुरू होने में कितना समय लगेगा? 1 साल। बीप बीप, 1000 स्वर्ण सिक्के सफलतापूर्वक काटे गए। मेजबान वर्तमान में प्लॉट के आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले 1 वर्ष में है। कहना, मुझे पता था ये होगा। हालांकि मैं अमीर हूं, मैं इन थोड़े से सोने के सिक्कों को खर्च कर सकता हूं। व्यक्तिगत विशेषताएं देखें। डिंग डिंग, होस्ट की जानकारी इस प्रकार है। नाम, लियू जियांगताओ मेजबान। लिंग पुरुष। आयु 26/77, कुल 77 वर्ष का जीवन काल 26 वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। सोने के सिक्के 295,000। आक्रमण शक्ति 60 जोड़ 2 7 10 हुआन फेइहो की शारीरिक विशेषताओं द्वारा प्रदान की गई। वार का प्रतिरोध 50 जोड़ 3 0 10 यान जेंडोन की शारीरिक विशेषताओं द्वारा प्रदान किया गया। धीरज 50 जोड़ 3 0 10 हुआन फेइहो और यान जेंडोन की शारीरिक विशेषताओं द्वारा प्रदान किया गया। छिपी विशेषताएं, करिश्मा 10 10। अप्रयुक्त, आयरन ग्रेड स्कवेंजिंग टोकन 3, कांस्य ग्रेड स्कवेंजिंग टोकन 5, गोल्ड ग्रेड स्कवेंजिंग टोकन 5, आयरन ग्रेड टाइम ट्रैवल टोकन, तारांकन 1, ट्रांजैक्शन टोकन, प्रोटेक्शन टोकन और टाइम स्पेस रिसाइकलिंग टोकन। विशेष योग्यताएं, ओरेकल बोन स्क्रिप्ट में बुनियादी दक्षता, थेरवाद बौद्ध धर्म विशेषज्ञ, अंग्रेजी विशेषज्ञ, थाई विशेषज्ञ, मैथाइक मास्टर और डिस्लोकेशन टेंडन और हड्डियों की तकनीक विशेषज्ञ। संपत्ति, भूपदान और बलि का बर्तन, सफेद जेड ड्रैगन, यू द ग्रेट की तलवार, 21 रत्न, 1 सुनहरा राजदंड, 1 सुनहरा मुखौटा, 1 रहस्यमय भेड़ की खाल का स्क्रॉल। पूर्ण किए गए कार्य 5 कार्यों को पूरा करने पर एक यादृच्छिक लेनदेन के बदले में बदला जा सकता है। कार्य प्रगति पर 2 विशेषाधिकार, आइटम रिसाइकलिंग, सिस्टम अनुमतियां, मूल सिस्टम क्षमता सक्रिय करें, मूल आइटम रिसाइकलिंग 10 मीटर की त्रिज्या। नोट, मेजबान के वैकल्पिक आयाम में खोजबीन के कारण पुनर्प्राप्ति त्रिज्या अस्थायी रूप से 100 मीटर तक बढ़ा दी गई है। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। अचानक एक बड़ी मोटी आकृति लियू जियांगताओ के सामने से गुजरी। तभी लियू जियांगताओ को एहसास हुआ कि वह बाउजलिन के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। जो व्यक्ति अभी अभी मेरे पास से भागा, वह कोई और नहीं बल्कि पोर्क था। कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है, क्या हमें अंदर जाकर वॉन फेई हन से मिलना चाहिए? एक बार जब यह विचार मेरे दिमाग में आया तो इसे रोकना असंभव हो गया। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। कई मरे हुए मोटे सुए एक गाड़ी में दौड़ते हुए आए।
वाह, ये तो पोर्क रोन था जो कुछ मरे हुए मोटे सुअरों को धक्का दे रहा था। लियू जियांगताओ अवाक रह गया जब उसने पोर्क रोन को अपने पास से भागते हुए देखा। अरे यार, तुम भी धोखा दे रहे हो। यह अभी अभी मेरे पास से भागा था और अब यह एक सुअर को धक्का दे रहा है। आपने मेरे आने का इंतजार करते हुए विशेष रूप से एक सुअर तैयार नहीं किया होगा, है ना? जैसे ही लियू जियांगताओ अचंभित हुआ, हुआन फेइहोंग दूर से आया। उस परिचित चेहरे को देखते हुए लियू जियांगताओ आगे बढ़े और बोले, मेरा नाम लियू जियांगताओ है, नमस्कार मास्टर हुआंग। माथा सूट पहने इस स्त्रीवत पुरुष को देखकर वॉन फेई हंग अवाक रह गया। एक नकली विदेशी मेरे दरवाजे के सामने कैसे आ गया? हालांकि उसका प्रशिक्षु टूथपिक सू भी विदेश से लौट आया था, कम से कम सू की चोटी तो थी, लेकिन तुम तो पूरी तरह गंजे हो। क्या आप एक हनी बेजर या कुछ और है? आखिर हनी बेजर क्या है? मैं वॉन फेई हंग हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं, श्री लियू? मुझे कुछ काम नहीं है। मैं अभी अभी फोशान पहुंचा हूँ और संयोग से यहाँ आ गया, तो सोचा कि यहाँ आकर श्रद्धांजलि अर्पित कर दूं। अगर भविष्य में कोई बात हो तो कृपया मेरा ध्यान रखना, मास्टर हुआंग। हाँ, शक्तिशाली को श्रद्धांजलि अर्पित करना। क्या आपको लगता है कि यह किसी प्रकार का त्रिगुण है, या फिर आप सोचते हैं कि मैं किसी तरह का गैंगस्टर हूँ? क्या मेरा फोशान शेडोलेस किक ठीक से काम नहीं कर रहा है या क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खिलवाड़ करने की? हुआन फेइहोंग जैसे ही हक्का बक्का हुआ, लियू जियांगताओ ने अपना सूट जैकेट खोला, इधर उधर टटोला और 1 पाउंड की सोने की ईंट निकाली। वो कुछ कदम पीछे हटे, उसे पो चीलाम के प्रवेश द्वार के सामने रख दिया और फिर बोले, नमस्ते मास्टर हुआंग। अलविदा मास्टर हुआंग। फिर घूमो और चले जाओ। अपनी आस्तीन के एक झटके से उसने एक सोने की ईंट पीछे छोड़ दी। हाँ, हुआन फेइहोंग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया जब उसने देखा कि लियू जियांगताओ ने लापरवाही से एक सोने की ईंट नीचे फेंक दी। अरे बाप रे, क्या यह आदमी पागल है? उसने कुछ बेतुकी बातें कही और फिर एक सोने की ईंट छोड़ दी। नहीं, मुख्य बात यह है कि इस आदमी ने अपनी बगल के नीचे से इतनी बड़ी सोने की ईंट निकाली है। इस आदमी की बगल में इतना बड़ा गड्ढा है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे उसका उचित निदान और उपचार करना होगा। माफ कीजिए, माफ कीजिए। ओह मास्टर, ये देखकर कि उसके सामने की आकृति वॉन फेई हंग में बदल गई थी, पोर्क विंग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। क्या वह नकली विदेशी नहीं था जो अभी यहाँ खड़ा था? आप अचानक मास्टर कैसे बन गए? क्या मेरे मालिक ने धोखा दिया? सिर घुमाकर उसने पोचीलाम गेट के सामने रखी सोने की ईंटें देखी। पोर्क विंग ने जाकर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और दांतों से काटने लगा। वाह, वे असली थी। मालिक, आप तो मालामाल हो गए। आपने दरवाजे के बाहर सोने की ईंटें छोड़ दी हैं, क्या आपको डर नहीं है कि कोई उन्हें चुरा लेगा? जैसे ही वह बोल रहा था, पोर्क विंग सोने की ईंट लेकर पोचीलाम से टकरा गया। बंदर से भी तेज दौड़ रहे पोर्क विंग को देखकर वॉन फेई हंग पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। पोर्क विंग इतना तेज कब हो गया? क्या ये पैसे की ताकत है? जैसे ही उसने दरवाजे से कदम रखा, हुआन फेइहोंग ने कमरे के अंदर दवा की बोतल टूटने की आवाज सुनी, उसके बाद टूथपिक्सू की हकलाती आवाज आई। सोना, 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 सोने की ईंटें। बेशक ये सोने की ईंटें हैं। अगर आप सोने की ईंटें देखेंगे तो हकलाने लगेंगे। पोर्क विंग की आवाज सुनकर वॉन फेई हंग अवाक रह गया। ये कैसी बात है? इसने तो सोने की ईंटों का भी जिक्र कर दिया। दंतहीन सू हकला रहा था, ठीक वैसे ही जैसे टूथपिक सू आमतौर पर हकलाता नहीं है। सचमुच, सचमुच, बिल्कुल सच है। आप भी पोचीलाम के प्रवेश द्वार पर इतनी बड़ी सोने की ईंट रखी है। मेरे जैसा कोई पोर्क विंग तो बहुत पहले ही सोने की ईंट लेकर भाग गया होता। अध्याय 63 बारबेक्यू बनाने वाला नकली साधु। पोर्क विंग की बातें सुनकर वॉन फेई हंग को पोर्क विंग का वह दृश्य याद आ गया जिसमें वह सोने की ईंट लेकर बंदर से भी तेज दौड़ रहा था। अब से हमें उस बच्चे को कभी भी पैसा नहीं दिखाने देना चाहिए। 2 दिन बाद पोचीलाम के सामने वाली एक दुकान को स्थानांतरित कर दिया गया और फिर उसे फोटो स्टूडियो में बदल दिया गया। बॉस कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, वह कोई और नहीं बल्कि सूट और धूप का चश्मा पहने भिक्षु लियू जियांगताओ था। खैर, खुद को परेशानी से बचाने के लिए इस आदमी ने अपने सिर के बाल कटवाकर गंजा कर लिया। वह हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए कहते हैं, हे भगवान, यह विनम्र ताओवादी आपका अभिवादन करता है। वह बिल्कुल भी सभ्य व्यक्ति नहीं दिखता। हालांकि उद्घाटन के दिन वॉन फेई हंग पोर्क विंग और टूथब्रश शू लेकर आए, लेकिन जब उन्होंने लियू जियांगताओ का पहनावा देखा तो वॉन फेई हंग एक उपहार छोड़कर चले गए। हुआन फेइहोंग को दरवाजे से बाहर जाते देख लियू जियांगताओ दरवाजे पर खड़ा हो गया और चिल्लाया, ओह मी टोफू, मास्टर हुआंग, जब आपके पास समय हो तो अधिक बार आएं और मैं आपको चैनल पर 20% की छूट दूंगा। लियू जियांगताओ के शब्दों को सुनकर हुआन फेइहोंग लड़खड़ा गया। अरे 20% छूट? अगर मैं इतना अच्छा स्वभाव वाला न होता तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ देता। बाहर निकलते ही वॉन फेई हंग ने टूथब्रश शू और पोर्क विंग को गंभीरता से चेतावनी दी कि उन्हें कभी भी लियू जियांगताओ के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। ये व्यक्ति अत्यंत दुष्ट है। क्योंकि वह बहुत कम लोगों को जानता था और लियू जियांगताओ किसी को जानने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए उद्घाटन के दिन हुआन फेइहोंग और उसके 2 शिष्यों के अलावा कोई नहीं आया। सड़क पर पैदल चलने वाले लोग नए खुले फोटोग्राफी स्टूडियो की ओर इशारा कर रहे थे और टिप्पणी कर रहे थे। हाँ, मैं मुख्य रूप से प्रवेश चिन्ह और दोहे की बात कर रहा हूँ। पहली पंक्ति, 1 नजर और 3 आत्माएं विदा हो जाती है। दूसरी पंक्ति, 1 थपकी और 7 आत्माएं चली गईं। क्षैतिज स्क्रॉल, क्या आप आने की हिम्मत रखते हैं? सुनसान फोटो स्टूडियो को देखकर और फिर प्रवेश द्वार की ओर इशारा करती भीड़ को देखकर लियू जियांगताओ को अचानक एहसास हुआ कि फोटो स्टूडियो में उनकी पोशाक पूरी तरह से अनुपयुक्त थी। इसके बाद इस व्यक्ति ने रातों रात कई भिक्षुओं के वस्त्र बनवा लिए और अगले दिन उन्हें पहनकर आधिकारिक तौर पर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। पोर्क रोंग ने 2 मृत सुअरों को धकेला और जल्दी से लियू जियांगताओ के पास दौड़ा। लियू जियांगताओ को देखा जो एक भिक्षु की पोशाक पहने हुए थे लेकिन धूप का चश्मा पहने हुए थे और कहा, मास्टर लियू, सुअर का मांस कहाँ पहुंचाया जा रहा है? लियू जियांगताओ को देखकर जो एक ऋषि भिक्षु की तरह दिखते थे, पोर्क रोंग को अंदर से कड़वाहट महसूस हुई। अरे यार, कल तो तुम सूट पहने हुए थे और किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम साधु का चोगा पहनकर क्या कर रहे हो? मुख्य बात तो यह है कि आपने 2 मोटे सुअर भी खरीद लिए। अगर आप साधु बनने का नाटक कर रहे हैं तो कम से कम उसे यकीन दिलाने की कोशिश तो कीजिए। कम से कम लोगों के सामने शाकाहारी खाना तो खा ही सकते हैं। लेकिन यह आदमी तो 2 मोटे सुअर खरीद लाया।
रोंगरो, जैसा कि तुम जानते हो, मैंने अभी अभी अपना व्यवसाय शुरू किया है और अभी तक पिछवाड़े की देखभाल नहीं की है, इसलिए मैं वहां खाना नहीं बना सकता। मैं इसे दरवाजे के अंदर ही छोड़ दूंगा। रोंगरोग, रोंगरोग क्या है? मेरा नाम पोर्क रोंग है। वाह, मेरा नाम लिन शिरोग है। हालांकि जो सबसे अधिक भुगतान करता है वह बॉस है। और इस आदमी ने एक साथ 2 खरीद लिए। गुरुजी, अब आप एक भिक्षु हैं, तो आप सुअर का मांस वहीं क्यों नहीं छोड़ देते? पोर्क रोंग बोलना जारी नहीं रख सका। यदि आप सुअर का मांस खाना चाहते हैं, तो क्या आप कम से कम अपनी छवि के प्रति थोड़ा अधिक सचेत नहीं हो सकते? ये सच है। लियू जियांगताओ तुरंत सहमत हो गए। लियू जियांगताओ की अंततः समझ की अभिव्यक्ति को देखकर झू रोरोग को उपलब्धि की एक महान भावना महसूस हुई। जरा सोचिए, कुछ ही शब्दों से उन्होंने खुलेआम मांस खाने वाले साधु को छुपकर मांस खाने वाले साधु में बदल दिया। माथा, ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं बदला है। हमें अभी भी मांस खाना चाहिए, लेकिन जो भी हो, जब तक वे इतनी लापरवाही से काम नहीं करते। आपको पता होना चाहिए कि पोचीलाम फोटोग्राफी स्टूडियो के ठीक सामने है। तो फिर इसे दरवाजे के पास ही छोड़ दो। हाँ, पोर्क किंग हक्का बक्का रह गया। क्या हमें इसे पिछवाड़े में नहीं रखना चाहिए और जब कोई नहीं देख रहा हो तो इसे चुपके से नहीं खाना चाहिए? इसे दरवाजे के पास रखने का क्या मतलब है? आज हम दोपहर के भोजन में पोर्क स्टू खा रहे हैं। हम 2 साफ और चमड़ी उतारे हुए सुअरों को देखकर लियू जियांगताओ एक पल के लिए झिझके और बोले, लगता है हम पोर्क स्टू नहीं खा सकते, तो चलो ब्रेस्ट पोर्क खाते हैं। हाँ, ब्रेस्ट पोर्क बेली। मास्टर, क्या आप सांप आत्मा हैं या मैं? पोर्क रोंग आज अपने कान लाना भूल गया। मुझे सारा दिन श्रवण संबंधी मतिभ्रम क्यों होता रहता है? आप भी खाना चाहते हैं? ये ठीक है, लेकिन आपको इस विनम्र भिक्षु के लिए एक बर्तन तैयार करना होगा, और हाँ, कुछ मसाले भी। जैसे जैसे वह बात करता गया, लियू जियांगताओ को एहसास हुआ कि उसे ब्रेस्ट पोर्क बनाना नहीं आता। ओह, ऐसा लगता है कि हम ब्रेस्ट पोर्क भी नहीं खा पाएंगे। लेकिन हम इन 2 सुअरों को बर्बाद नहीं होने दे सकते। क्या हुआ गुरुजी? क्या हमें अभी भी बर्तन तैयार करने की जरूरत है? एक बर्तन तैयार कर रहे हैं। एक हथौड़ा तैयार रखें। मैं यह नहीं कर सकता। नहीं, यह विनम्र भिक्षु एक भिक्षु है, मैं संभवतः भुना हुआ सुअर का मांस कैसे पका सकता हूँ? ओह, बिल्कुल सही, तुमने रोंगरों को मौत के घाट उतार दिया। उफ, तुमने पोर्क रोन को भी मौत के घाट उतार दिया। उफ, तुमने मुझे लिन शिरोग को भी मौत के घाट उतार दिया। चलो आज दोपहर के भोजन में बारबेक्यू करते हैं। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मालिक, क्या आप शैतान हैं? आपको हमेशा चीजें मनमर्जी से क्यों करनी पड़ती है? ठीक है, जैसे भी खाना चाहो, सुअर का मांस तुम्हारे पास पहुंचा दिया गया है। अगर तुम सुअर का मांस गोद में लेकर सो भी जाओ, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोर्क रोन को देखते हुए, जिसने सुअर का मांस उतारकर दरवाजे पर रख दिया था, लियू जियांगताओ ने अपने भिक्षु के वस्त्र में हाथ डाला और अपनी बगलों में टटोला। हम एक सोने की ईंट निकली। उस परिचित सोने की ईंट को देखकर पोर्कविन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। अरे बाप रे, क्या ये मास्टर की सोने की ईंट नहीं है? नहीं, मास्टर की सोने की ईंट कुछ दिन पहले एडमिरल लियू यूनफू को सौंप दी गई थी, तो इस आदमी को एक और सोने की ईंट कैसे मिली? क्या ऐसा हो सकता है कि उस दिन की सोने की ईंटें गुरु की नहीं, बल्कि इस नकली साधु की थी? लेकिन इस नकली साधु ने अपने गुरु को सोने की ईंट क्यों दी? क्या ऐसा हो सकता है कि इस नकली साधु को उसके गुरु ने लूट लिया हो? ये नामुमकिन है। हालांकि मेरे मालिक अमीर नहीं है, फिर भी वो इस नकली साधु को लूटने की हद तक नहीं जाएंगे। लियू जियांगताओ के फोटो स्टूडियो को देखते हुए और फिर सड़क के उस पार बाउजलिन को देखते हुए पोर्कविन के दिमाग में एक बहुत बुरा विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर और इस नकली साधु के बीच कोई संबंध हो? मैं जितना अधिक इसके बारे में सोचता हूँ, यह उतना ही अधिक संभावित लगता है तथा उतना ही अधिक भयावह होता जाता है। क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें अब पैसे नहीं चाहिए? हाँ, लियू जियांगताओ को आते देख झू रोरोग सिहर उठा। धिक्कार है, वह अपने ही विचारों से लगभग मरते दम तक डर गया था। हालांकि करीब से विचार करने पर यह वास्तव में काफी संभव है। मास्टर जी इतने बुरे हैं और अभी तक शादी नहीं हुई है। और यह नकली साधु तो औरतों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मास्टर और यह नकली साधु मिलकर क्या क्या कर रहे हैं, ये सोचकर ही पोर्क को बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, मुझे मास्टर को ऐसा काम न करने के लिए मनाना होगा। तुम्हें पता है, एक असली आदमी को पत्नी न होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। वह स्टील के लिंग वाले नकली साधु को क्यों ढूंढना चाहेगा? टकराना, आउच। पोर्क तुरंत पीछे हट गया और सहज ही सामने पड़ी चीज को अपनी छाती से लगा लिया। अरे बाप रे, वो तो सोने की ईंट थी। इस विनम्र भिक्षु के पास इन दिनों पैसे की कमी है, इसलिए मैं रोंगरोग को परेशान करना चाहता हूं कि वह मुझे इसे चांदी के डॉलर से बदलने में मदद करे। मांस का भुगतान सोने की ईंटों से काट लिया जाएगा। ऐसा कहकर लियू जियांगताओ मुड़े और फोटो स्टूडियो में चले गए और झू रोरोग को बाहर अकेला छोड़कर अपने विचारों में खो गए। काफी देर बाद पोर्कविन अचानक पलटा और पोचीलाम से टकराया और उस दिन की कल्पना करने लगा जब यह नकली भिक्षु महिलाओं के कपड़े पहनेगा और अपने स्वामी के बगल में खड़ा होगा, जबकि वह और टूथपिक्सू और अन्य लोग घुटने टेकेंगे और उसे स्वामी की पत्नी कहेंगे। ये तो बिल्कुल घृणित है। मास्टर, आपको सचमुच अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ मिनट बाद पोचीलाम से एक जोरदार चीख आई और फिर पोर्कविन एक हाथ से अपने काले घेरों को ढांकते हुए और दूसरे हाथ में एक सोने की ईंट पकड़े हुए पोचीलाम से बाहर आया। उसके बाद वॉन फेई हन की गूंजती आवाज आई, पोर्क, यदि तुम बकवास सोचते रहोगे तो मुझे संप्रदाय से निष्कासित करने के लिए दोष मत दो। ... आधे घंटे बाद जब पोर्क चांदी के डॉलरों से भरा एक बैग लेकर फोटो स्टूडियो में पहुंचा तो वह फिर से हक्का बक्का रह गया। अरे यार, क्या तुमने कभी किसी साधु को अपनी आस्तीन से एक मोटा सुअर लटकाए हुए देखा है? दरवाजे के सामने रैक पर 200 पाउंड के मोटे सुअर लटके हुए थे, एक एक हाथ में। मैं नहीं जानता कि कौन इतना अज्ञानी था कि मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर अलमारियों की सम्मिलित व्यवस्था कर दी गई। बाकी सभी लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर दोहे और पट्टिकाएं लटकाते हैं, लेकिन आपने तो 2 मरे हुए सुअर लटका दिए हैं। अरे, अगर तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती तो तुम एक फोटोग्राफी स्टूडियो चला रहे होते, और अगर नहीं होती तो तुम किसी कसाई जैसे दिखते। अरे रोंगरोग, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? तुम्हारी एक आंख काली है और वह सम्मित नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, लियू जियांगताओ पोर्क के पास गया, पोर्क द्वारा दिया गया चांदी का डॉलर लिया और तुरंत अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली और पोर्क की दूसरी आंख पर मुक्का मार दिया।
टकराना, आउच, तुमने मुझे क्यों मारा? इससे पहले कि पोर्क रोन विरोध कर पाता, लियू जियांगताओ आगे बढ़ा, पोर्क रोन का हाथ पकड़ लिया और उस आदमी की आंखों में देखा जैसे कि वह किसी दुर्लभ खजाने की जांच कर रहा हो। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। ये तो सम्मित है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे धूप का चश्मा पहने हुए। सच में, आप लोगों को तब मुक्का मार रहे हैं जब उन्होंने धूप का चश्मा पहना हुआ है। क्या आप किसी प्रकार की सांप आत्मा है या फिर मैं, पोर्क रोन, आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं, पिंग लिंग लिंग, पोर्क रोन की बाहों में मुट्ठी भर चांदी के डॉलर फेंके गए। ये पैसे वही हैं जो तुमने मुझे भागने से पहले बदले में दिए थे। तुम अपना काम करो, बाद में नाश्ते के लिए आना। हाँ, पोर्क रोन ने अपना पेट थपथपाया, फिर ऊपर सूरज की ओर देखा। अरे, दोपहर के खाने का समय हो गया है। तभी पोर्क रोन ने देखा कि लियू जियांगताओ कहीं से आधा मीटर से भी ज्यादा लंबा एक बड़ा चाकू निकालता है और बाईं ओर पड़े मरे हुए सुअर पर वार करना शुरू कर देता है। चाकू के वार से ही मरे हुए सुअर से खाल के टुकड़े गिरने लगे। गल्प, पोर्क रोन अवचेतन रूप से निगल लिया। अरे बाप रे, क्या आजकल नकली साधु इतने घमंडी हो गए हैं। फिर लियू जियांगताओ ने दाईं ओर के मृत सुअर के साथ भी वही स्विश 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 किया और दाईं ओर के मृत सुअर को भी नंगा कर दिया गया। तभी लियू जियांगताओ दरवाजे से एक बारबेक्यू ग्रिल लेकर आया। ये सही है, इस नकली भिक्षु लियू जियांगताओ के अनुसार इस चीज को बारबेक्यू ग्रिल कहा जाता है, जिसका उपयोग मांस को भूनने के लिए किया जाता है। बेशक लियू जियांगताओ इस चीज से बहुत असंतुष्ट थे। ये तो बस कुछ लोहे की छड़ें थी जिन्हें तार से बांधा गया था और इसमें फलों की लकड़ी का कोयला भी नहीं था। ये बहुत ही साधारण था। हालांकि लियू जियांगताओ को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। अगर हमारे पास फल की लकड़ी का कोयला नहीं है तो हम लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपके पास मांस को सीक पर चढ़ाने के लिए धातु की सीक नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर बांस की सीक का उपयोग करें। बारबेक्यू मसाला नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसकी जगह नमक और मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं। बारबेक्यू तेल की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। आगे क्या होगा? एक मोटा सुअर, 200 पाउंड का मोटा सुअर। इस युग के मोटे सुअर बाद की पीढ़ियों के हार्मोन उपचारित सुअरों की तरह नहीं थे, जिन्हें 65 दिनों में मार दिया जाता था। काटा गया प्रत्येक टुकड़ा शुद्ध बसा था। फिर इसे आग पर भून लें, इस पर थोड़ा नमक और मसाले छिड़कें और स्वाद। तस्क तस्क, अध्याय 64, वह भिक्षु जो अंग्रेजी में बाइबल के बारे में बात करता है। तभी वॉन फेई हन प्रकट हुए। हुआन फेई होंग के राख जैसे चेहरे को देखते हुए लियू जियांगताओ ने अपने हाथ में भुना हुआ मांस लहराया और प्रसन्नतापूर्वक कहा, मास्टर हुआंग, चलो साथ में नाश्ता करते हैं। हाँ, संक्षेप में वॉन फेई हन हक्का बक्का रह गया। वह घर पर दोपहर का भोजन करने की तैयारी कर रहा था। यह आदमी कैसे कह रहा है कि यह नाश्ता है? क्या मैंने नाश्ता बहुत जल्दी खा लिया? हुआंग फेई होंग ने अवचेतन रूप से ऊपर सूरज की ओर देखा और महसूस किया कि ऐसा नहीं था कि उसने नाश्ता बहुत जल्दी खा लिया था, बल्कि यह सांप आत्मा का काम था। मालिक, वॉन फेई हन का चेहरा पीला पड़ता देख पोर्क विंग वॉन फेई हन के पीछे खड़ा हो गया और मास्टर पुकारा, क्या तुम अभी वापस नहीं जा रहे हो? क्या तुम यही नाश्ता करना चाहते हो? हाँ, शेफ ने नाश्ते का भी जिक्र किया। क्या मैंने नाश्ता बहुत जल्दी खा लिया? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इतना मोटा हूँ, क्योंकि पता चला कि मैंने बाकी लोगों की तुलना में अधिक नाश्ता किया है। नहीं, अब से मैं इसी समय नाश्ता करूंगा। क्या तुम वापस नहीं जा रहे हो? हाँ मास्टर। हुआन फेई होंग और पोर्क विंग को जाने की तैयारी करते देख लियू जियांगताओ ने अपना मांस का कटार खत्म किया, अपने होठों को चिटकाया और कहा, हम बुरा नहीं है। यद्यपि इसमें बारबेक्यू मसाला नहीं था, फिर भी प्राकृतिक रूप से पाले गए सुअरों का मांस काफी अच्छा था। मास्टर हुआंग, आइए हम साथ मिलकर खाना खाते हैं। मेरे पास बहुत सारा खाना है और मैं इसे एक बार में खत्म नहीं कर सकता। हाँ, क्या आप एक बार में खाना खत्म नहीं कर सकते? मैं कसम खाता हूँ, अगर तुम इन 2 सुअरों को खा गए तो तुम खुद भी सुअर बन जाओगे। जल्द ही वॉन फेई हंग ने अपना मन बदल लिया, क्योंकि लियू जियांगताओ एक बड़े चाकू के साथ खड़ा हुआ और सुअर का मांस काटना शुरू कर दिया। मांस के 10 पूरी तरह से संगमरमर के टुकड़े, प्रत्येक अच्छी मोटाई के, नीचे गिर गए। जब मांस के टुकड़े सुअर के मांस से गिर रहे थे, लियू जियांगताओ ने जल्दी से अपने शरीर से 10 बांस की सीकें निकाली। स्विश 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 की आवाज के साथ मांस को सीक में ठोका, शांति से बैठ गए और सीकों को बारबेक्यू ग्रिल पर रख दिया। इस आदमी की तलवारबाजी देखकर वॉन फेई हंग चिल्लाए बिना नहीं रह सका। उत्कृष्ट तलवारबाजी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वॉन फेई हंग को इसका पछतावा हुआ। अरे यार, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं इस आदमी से कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन जब मैंने उसकी तलवारबाजी देखी तो मैं ये कहने से खुद को नहीं रोक सका। बेशक ये बेहतरीन तलवारबाजी है। मुझे ये यूए फैमिली स्वॉर्ट्समैन नाम के एक व्यक्ति से मिली थी। खैर, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करूंगा। अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करें। तलवारबाजी का अभ्यास। तलवारबाजी कानून। हुआन फेई होंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी दुनिया गलत हो गई है। अरे, किसने कभी किसी को सुअर पर चाकू चलाने का अभ्यास करते देखा है? किसने कभी किसी साधु को मांस खाते हुए और उसे काटने के लिए चाकू का उपयोग करते हुए देखा है? और इसे इतनी सफाई से काटा गया था। क्या लात से बीमार है या समाज बीमार है? या हो सकता है कि आप किसी प्रकार की सांप आत्मा हो। हाँ, यह अवश्य ही वह सांप राक्षस होगा। तो फिर हम स्वामी के तलवारबाजी अभ्यास और मांस खाने में बाधा नहीं डालेंगे। उन्होंने मांस खाओ शब्द पर बहुत जोर दिया। हुआन फेई होंग और पोर्क विंग को मुड़कर जाते हुए देखकर लियू जियांगताओ ने हंसते हुए कैमरा स्टूडियो की ओर वापस मुड़ गए और एक क्षण बाद वह एक चाय का कप और एक चायदानी लेकर बाहर आए। मांस खाना और चाय पीना, वह कैसे संभव है? मांस खाना और चाय पीना मेरे लिए असंभव है। मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस नहीं खाऊंगा और चाय नहीं पीऊंगा। फिर मैंने चायदानी उठाए और उसमें एक कप सुगंधित कॉफी डाली। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, यह आदमी चायदानी से कॉफी पी रहा है। ग्रिल्ड मांस की एक सीख और कॉफी की एक चुस्की का आनंद लेना, यही जीवन है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ओह, कठोर कैंटोनीज भाषा सुनते हुए लियू जियांगताओ ने पास ही स्थित बड़ी नाक की ओर देखा। वह एक पुजारी था। हाँ, मैं इस पुजारी लियू जियांगताओ से काफी परिचित हूँ। वंस अपॉन ए टाइम इन चाइना की फिल्मी दुनिया में वह नहीं जानता था कि अन्य पुजारी कैसे होते हैं, लेकिन यह पुजारी वास्तव में काफी अच्छा था। जब वॉन फेई हंग के पो चिलाम को जला दिया गया तो वह सबसे पहले आगे आए और गवाही दी कि वॉन फेई हंग निर्दोष थे। जब विदेशी शैतानों ने वॉन फेई हंग की हत्या करने के लिए गोलियां चलाईं, तो इस पुजारी ने आगे बढ़कर वॉन फेई हंग के लिए गोली खा ली।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्घाटन के कुछ दिनों के दौरान लियू जियांगताओ ने विशेष जांच की और पाया कि पुजारी की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। वह कमजोरों को धमकाता नहीं था और एक बहुत ही पवित्र पुजारी था। भले ही वह एक विदेशी है। ये भाग्य की बात है कि हम मिले। पिताजी, क्या हम बैठकर एक कप कॉफी पी सकते हैं? हाँ। पुजारी एक क्षण के लिए अचंभित रह गया। यह नकली भिक्षुक वास्तव में अंग्रेजी बोल रहा था। बहुत ही प्रामाणिक अंग्रेजी, स्थानीय स्रोतों से अनुवादित टूटी फूटी नकली अंग्रेजी नहीं। मैं अत्यधिक आदर भाव रखने के बजाय आज्ञा पालन करना पसंद करूंगा। पुजारी ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। वह फोटोग्राफी स्टूडियो के प्रवेश द्वार पर गया और लियू जियांगताओ की नकल करते हुए एक छोटे से स्टूल पर बैठ गया। पुजारी को देखकर जियांगताओ मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। काश इस जमाने के सभी विदेशी इस पुजारी जैसे होते तो कितना अच्छा होता। 8 देशों के गठबंधन का कोई आक्रमण न होता और मौतें भी बहुत कम होती। लेकिन यह असंभव है। पुजारी पुजारी है और विदेशी विदेशी है। वे दो अलग अलग दुनिया से हैं। पुजारी के कॉफी के कप को फिर से भरने के बाद लियू जियांगताओ ने पुजारी के सामने प्लेट पर ग्रिल्ड मांस के सीख रखे और कहा, इसे आजमाएं, खाने का प्रामाणिक विधर्मी तरीका। हाँ। पुजारी इतना डर गया कि वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। खाने का विधर्मी तरीका? अरे यार, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं एक पुजारी हूँ? विधर्म? पुजारी को चौंकते देख लियू जियांगताओ हंस पड़े और तुरंत बाइबल से एक अंश उद्धृत किया। माथा। लियू जियांगताओ के मुंह से बाइबल की बातें सुनना और वह बाइबल का अंग्रेजी संस्करण भी था, और फिर उसके द्वारा पहने गए चिकने भिक्षु के वस्त्र को देखना। अरे बाप रे, यह आदमी धोखा दे रहा है। लियू जियांगताओ के बोलने के बाद पुजारी ने उलझन में पूछा, क्या आप साधु नहीं है? एक भिक्षु? मैं भला भिक्षु कैसे बन सकता हूँ? मैं जीवन भर भिक्षु नहीं बन सकता। मैं मांस नहीं खा सकता और मैं किसी पादरी से बाइबल के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। आइए फादर, थोड़ा ग्रिल्ड मीट और एक कप कॉफी लीजिए और बाइबल के बारे में बात करते हैं। हाँ। पुजारी ने यंत्रवत एक सीख उठाए और उसे खाना शुरू कर दिया, लियू जियांगताओ की हरकतों की नकल करते हुए। पुजारी ने जब एक टुकड़ा खाया तो वह दंग रह गया। यह इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे धर्म विरोधी माना जाता है। इतना स्वादिष्ट ग्रिल्ड मीट धर्म विरोधी कैसे नहीं हो सकता? पिताजी, बाइबल कहती है कि आदम और हव्वा ने ईडन गार्डन छोड़ने के बाद अपनी जान गंवा दी, लेकिन वे क्यों नहीं मरे? क्या उन्हें अपनी जान गंवाने के बाद ही मर जाना नहीं चाहिए था? पुजारी को सीख खाते और कॉफी गटकते देख लियू जियांगताओ को हमेशा लगता था कि ये दृश्य अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। यह इतना सुंदर था कि वह इसे नष्ट करना चाहता था। तो इस आदमी ने फिर से मौत को दावत देना शुरू कर दिया। ओह लियू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम सचमुच बाइबल जानते हो। ये तो अद्भुत है। हाँ। क्या लाओ तजू ने जो कहा वह बाइबल से सीधा उद्धरण नहीं था? आपको पता होना चाहिए कि लाओ तजू की बाइबल और उसके बारे में उनकी समझ सीधे आपके दिमाग से कॉपी और पेस्ट की गई थी। जब तक आप यह न कहें कि आप नकली बाइबल पढ़ रहे हैं। कृपया समझाएं पिता, मैं एक खोई हुई भेड़ हूं और मैं वास्तव में कुछ नहीं समझ पा रही हूं। हाँ। खोया हुआ मेमना होने का क्या मतलब है? यदि मैं आपको बता भी दूं तो भी आप नहीं जान पाएंगे। ये तो विश्वासियों द्वारा प्रयुक्त एक विनम्र आत्मपद नाम है। पुजारी के शब्दों में परमेश्वर चरवाहा है और हम सब उसकी मेमने हैं। लियू जियांगताओ की बातें सुनकर पुजारी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। 2 बड़े कप कॉफी पीने और ग्रिल्ड मीट की 10 सीखे खाने के बाद उसकी आंखें धीरे धीरे चमक उठी। पुजारी की अभिव्यक्ति को देखकर लियू जियांगताओ थोड़ा उलझन में था। वाह, आपने इतनी जल्दी समझ लिया। आपको पता होना चाहिए कि यह आपका अपना प्रश्न है। इसे कॉपी पेस्ट करते समय मेरी नजर इस पर पड़ी। क्या आप जानते हैं कि बड़ा पेड़ क्या होता है? एक बड़ा पेड़? ये बड़ा पेड़ क्या है? बाइबल का बड़े पेड़ से क्या संबंध है? परमेश्वर ने कहा कि उससे अलग होकर हम अनंत जीवन खो देंगे। बिल्कुल एक बड़े पेड़ की तरह। हाँ, यह एक बड़े पेड़ जैसा कैसे दिखता है? ये कैसी उपमा है? पुजारी को चाय का प्याला पकड़े लियू जियांगताओ द्वारा कॉफी डालने का इंतजार करते देख लियू जियांगताओ का चेहरा उतर गया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे कॉफी पिलाने के लिए ही यहाँ नहीं आए हो? क्या जब आप फोशान आए तो आप कॉफी नहीं लाए? या शायद आपके व्यापारी जहाज जब आए तो अपने साथ कोको नहीं लाए थे? हालांकि लियू जियांगताओ ने शांति से पुजारी को एक और कप कॉफी पिलाई। इन दोनों की बात ही अलग है जो कॉफी पीने के लिए सिरेमिक चाय के बर्तन का उपयोग करते हैं। वे सचमुच विधर्मी हैं। ... उसी समय पोचीलाम के अंदर बैठा हुआंग फे होंग अनुवादक लियू जियांगताओ और पुजारी के बीच बातचीत सुन रहा था। सच कहें तो न तो वॉन फे हंग और न ही टूथब्रश सू ने कभी सोचा था कि लियू जियांगताओ, यह पागल सा दिखने वाला आदमी, वास्तव में अंग्रेजी बोल सकता है। और आपने यह बात इतनी धारा प्रवाह कही। जब हुआंग फे होंग ने पुजारी को लियू जियांगताओ के बगल में बैठते देखा तो उसे तुरंत एक गद्दार से जुड़े दृश्य की याद आ गई। एक नकली साधु ब्लैक फ्लैग आर्मी और फोशान के बारे में पता लगाने के लिए जानबूझकर जानकारी इकट्ठा करने के लिए पागल और मूर्ख होने का नाटक करने आया और फिर विदेशियों को जानकारी बताए। इस मंजिल के बारे में सोचते हुए हुआंग फी होंग खाना भूल गया और तुरंत टूथब्रश सू को बुला लाया। दोनों खिड़की के पास बैठकर लियू जियांगताओ और पादरी की बातें सुनने लगे। जी हाँ, ये टूथब्रश सू टीम ही थे जिन्होंने वॉन फेई हंग के लिए इसका अनुवाद किया था। शुरुआत में जब टूथब्रश सू ने बाइबल से एक अंश का अनुवाद किया तो वॉन फेई हंग दंग रह गया। अरे बाप रे, क्या यह आदमी सच कह रहा है या झूठ? हालांकि टूथपिक सू ने जोर देकर कहा कि लियू जियांगताओ ने बाइबल से कुछ कहा होगा क्योंकि टूथपिक सू ने इसे विदेश में पढ़ा था। ठीक है, ये वह व्यक्ति है जिसने विदेशी धर्मग्रंथों का अध्ययन किया है और विदेश से लौटा है। जब वॉन फेई हंग को पता चला कि लियू जियांगताओ, यह नकली भिक्षु, अंग्रेजी में एक पुजारी के साथ बाइबल पर चर्चा कर रहा था तो उसने पहले ही लियू जियांगताओ को एक विदेशी उपासक के रूप में लेबल कर दिया था। फिर जब टूथब्रश सू ने लियू जियांगताओ के प्रश्न का अनुवाद किया तो हुआंग फे होंग ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया, क्या बाइबल इस प्रश्न की व्याख्या कर सकती है? इस बिंदु पर हुआंग फे होंग के दिमाग में लियू जियांगताओ का लेबल विदेशी चीजों की पूजा करने से बदलकर एक उपद्रवी होने का हो गया। ये सही है, यह आदमी बस ऊब गया है और मुसीबत की तलाश में है। इसके अलावा मुझे पश्चिमी धर्मग्रंथों की भी स्पष्ट समझ प्राप्त हो गई है। देखा, हमारे सबसे रहस्यमय पूर्वी देश का एक नकली साधु आपके धर्मग्रंथों में गलतियां बता सकता है। इस बिंदु पर हुआंग फे होंग की लियू जियांगताओ के बारे में धारणा थोड़ी बेहतर हुई, हालांकि केवल थोड़ा सा। हालांकि इस समय वॉन फी हंग भी पुजारी के जवाब का इंतजार कर रहा था। जैसा कि पुजारी ने कहा, यह सच नहीं है कि ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता एक बड़े पेड़ के साथ जैसा है।
ये कैसा जवाब है? मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। जैसे ही वॉन फेई हंग इसकी प्रतीक्षा कर रहा था, पुजारी ने आगे कहा, अध्याय 65 जो भिक्षु बाइबल को नहीं समझता वह अच्छा फोटोग्राफर नहीं है। ईश्वर एक वृक्ष के समान है और हम उस वृक्ष की शाखाओं और पत्तियों के समान हैं। क्या एक पत्ता उसी क्षण अपना जीवन खो देता है जब वह वृक्ष से अलग हो जाता है? हाँ, क्या उसने अपना जीवन खो दिया है? अगर एक पत्ता मर भी जाए तो भी वह हरा रहेगा, लेकिन अगर वह नहीं मरता तो वह जल्दी ही पीला पड़ जाएगा, मुरझा जाएगा और मर जाएगा। हम इंसानों की तरह हमने भी अदन की वाटिका छोड़ दी। हालांकि हम तुरंत नहीं मरे, लेकिन हमने अनंत जीवन खो दिया। देर सवेर हम मर जाएंगे। लियू जियांगताओ अवाक रह गए। इस पुजारी की प्रतिक्रिया बहुत त्वरित प्रतीत होती है। यह एक ऐसा प्रश्न था जो पुजारी के मन में काफी समय से घूम रहा था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पूछने के बाद पुजारी इतनी जल्दी इसका उत्तर दे देंगे। पुजारी को फिर से अपना कप पकड़े हुए कॉफी डालने का इंतजार करते हुए देखकर लियू जियांगताओ अवाक रह गए। यार, क्या तुम धोखा दे रहे हो? मैं आपकी प्रतिक्रिया समय के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके पेट के बारे में बात कर रहा हूँ। ग्रिल्ड मांस के 30 सीख और 10 कप कॉफी सब आपके पेट में चले गए। आपको और चाहिए? पो चीलाम में वॉन फेई हंग थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने टूथपिक का अनुवाद सुना। ये स्पष्टीकरण उचित प्रतीत होता है। तभी लियू जियांगताओ का अगला सवाल उठा, पिताजी, मेरा एक और प्रश्न है। लियू जियांगताओ ने कॉफी का एक और बर्तन बनाया, बारबेक्यू ग्रिल को मांस के कटारों से भर दिया और फिर बोलना जारी रखा। अलावा लियू जियांगताओ को देखते हुए पुजारी की आंखें कितनी अस्पष्ट थी। आह, कितने दयालु। वह कई वर्षों से इस देश में था, लेकिन वह पहले कभी इतना खुश नहीं था जितना अब था। एक प्रचारक के लिए समान विचारधारा वाले व्यक्ति को ढूंढने से बेहतर क्या हो सकता है? यदि ऐसा है तो हमें 2 मिल गए। लियू, कृपया मुझे बताओ, मैं अब नहीं रुक सकता। पादरी ने असामान्य रूप से भीड़ से एक टिप्पणी की, लेकिन यह नहीं रुक सकता वाली बकवास क्या है? अरे बाप रे, तुम वास्तव में मुझसे टक्कर नहीं लेना चाहते, है ना? भले ही मैं जी पोर्ट में गोलीबारी का राजा हूँ, मैं कभी भी आपके साथ गोलीबारी में शामिल नहीं होऊंगा। खांसी, हम विषय से भटक गए हैं। पिताजी, आप काफी समय से यहाँ हैं। बौद्ध धर्म और मंदिरों के बारे में आपके क्या विचार है? हाँ, कैसा प्रश्न है? तुम इतने खींच दिलाने वाले क्यों हो? इस बात पर पुजारी अवाक रह गया। क्या आपके लिए किसी पुजारी से ऐसा प्रश्न पूछना वास्तव में उचित है? ये किसी शैतान से पूछने जैसा है, पश्चिमी देवताओं के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? एक राक्षस से पूछें, ताओवादी पुजारियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम इसे और किस प्रकार देख सकते हैं? बस अपनी आंखों से देखो। बेशक पुजारी ऐसा कभी नहीं कहेंगे। मैं बौद्ध धर्म को नहीं समझता और मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। माथा, ठीक है, ये ईमानदारी है। तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। हे, मैं मूलतः संबंध बनाने के लिए कुछ सरल प्रश्न पूछना चाहता था। उदाहरण के लिए ऐसे प्रश्न कि पवित्र पुत्र को क्यों मारा गया, या उसने पहले मरने और फिर पुनर्जीवित होने का चुनाव क्यों किया? क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पुजारी के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि ये सबसे मौलिक प्रश्न है। तो उस बेवकूफ लियू जियांगताओ ने कुछ बहुत ही परेशान करने वाली बात कही। चूंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और आप इतने भक्त हैं, तो क्यों ना आप उनकी एक प्रतिमा स्थापित करें ताकि अधिक लोग उनकी प्रशंसा कर सकें। धतेरी की। पुजारी अवाक होकर लियू जियांगताओ को देखता रहा। उसके मन में एक विचार कौंध रहा था। मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। हमारे पास एक चर्च है। क्या इसमें एक स्वर्ण प्रतिमा या कुछ और जोड़ना शानदार नहीं होगा? हमारे पास एक चर्च है। इसे शानदार ढंग से सजाएं ताकि लोग इसे देखने के लिए पैसे खर्च करें। हमारे पास एक चर्च है। माथा। पुजारी तुरंत खड़ा हुआ और धार्मिकता से बोला, यह एक चर्च है, कोई पर्यटक आकर्षण नहीं। यह एक पूजा स्थल है, ईश्वर की इच्छा का प्रसार करने का स्थान है, हमें मुक्ति दिलाने का स्थान है, कोई पर्यटक आकर्षण नहीं। उत्साहित पादरी को देखकर लियू जियांगताओ ने अपने होंठ चटकाए। अच्छा, ये तो चर्च है। पुजारी की कॉफी दोबारा भरने के बाद लियू जियांगताओ ने एक बेहद मूर्खतापूर्ण कदम उठाते हुए अचानक कहा, क्या आपने कभी बौद्ध धर्म की तरह कुछ अनुष्ठान जोड़ने के बारे में नहीं सोचा, जैसे धूप जलाना या धूप के लिए धन दान करना? उद्धरण चिन्ह। इस समय तक पुजारी को यह पता नहीं था कि यह आदमी किस प्रकार का राक्षस था। क्या तुम शैतान हो? वैसे आप बौद्ध हैं, लेकिन आप एक बौद्ध हमारे पश्चिमी धर्म के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? यदि आप बौद्ध नहीं हैं, तो आप इस समय क्या पहन रहे हैं? हालांकि लियू जियांगताओ की गंभीर अभिव्यक्ति को देखते हुए पुजारी ने उस व्यक्ति से एक आखिरी सवाल का जवाब देने का फैसला किया और फिर कभी उससे आस्था के बारे में बात नहीं करने का फैसला किया। इस आदमी के विचार बहुत ही विधर्मी हैं। परमेश्वर ने सभी चीजों की रचना इसलिए की ताकि लोग बेहतर जीवन जी सके, अपने मूल पाप को धो सके, विनाश के भाग्य से बच सके और परमेश्वर के राज्य में वापस लौट सके। परमेश्वर को धूप बलि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को इन चीजों के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, चाहे आप दान करें या न करें, ईश्वर को आपका विश्वास चाहिए, आपका पैसा नहीं, क्योंकि ईश्वर को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। क्रोधित पुजारी को देखकर लियू जियांगताओ ने अपना हाथ हिलाया और फिर कहा, उत्साहित मत होइए पिताजी, आखिरकार मुझे भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा हाथ पसंद है। आपने तो बस पुजारी की यादें कॉपी करके पेस्ट कर दी। बेशक किसी ने भी इस आदमी का पाखंडी मुखौटा उजागर नहीं किया है। इस समय पुजारी की बोलने की बारी थी। लियू, आप बौद्ध धर्म को कैसे समझते हैं? मैं बौद्ध धर्म को कैसे समझूं? मुझे कैसे पता होगा? बुद्ध वह ऐसे ही हैं। बुद्ध वर्तमान को सहने और अगले जीवन की खोज करने की बात करते हैं, लेकिन कौन जानता है कि अगला जीवन क्या है? मैं तो ये जीवन भी ठीक से नहीं जी सकता, इसलिए अगर कोई मुझसे अगले जीवन के बारे में बात करेगा तो मैं उसे इतनी बुरी तरह पीटूंगा कि उसका कोई भविष्य ही नहीं बचेगा। हाँ, हे भगवान, इस पुजारी को कुछ अविश्वसनीय समाचार मिला है। एक बौद्ध जो परलोक में विश्वास नहीं करता। पो चीलाम के अंदर बैठे हुआन फेहो पूरी तरह से अवाक रह गए। अरे यार, तुम कौन हो? क्या तुम शैतान हो? वे भिक्षुओं के वस्त्र पहने हुए थे, बारबेक्यू खा रहे थे और फिर एक पश्चिमी पादरी के साथ बाइबल के बारे में बातचीत कर रहे थे। मैंने सोचा था कि आप कम से कम अपने कपड़ों के प्रति कुछ सम्मान तो दिखाएंगे, लेकिन आपने तो कुछ ऐसा कहा था, जो कोई भी परलोक के बारे में बात करेगा, आप उसे पीटेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे कभी वर्तमान जीवन न मिले।
तुम कमाल हो। लियू जियांगताओ की बातें सुनकर पुजारी ने अपनी कॉफी थूक दी। यह पागलपन है। क्या दुनिया पागल हो गई है या लियू जियांगताओ पागल हो गए हैं? लियू, आप ऐसा नहीं कह सकते। आपका विश्वास जो भी हो, जब तक वह लोगों को अच्छा बनना सिखा सकता है, वह अच्छा है। हुआन फेहोंग पुजारी की बातों से सहमत हो गया। मैं पहले सोचता था कि पश्चिमी धर्म बुरे और राक्षसी हैं, लेकिन आज उनके बारे में अधिक जानने के बाद मुझे लगता है कि वे इतने बुरे नहीं हैं। लेकिन ये लियू जियांगताओ वास्तव में कौन है? यह आदमी, जो पूर्व के सबसे रहस्यमय देश से आया हुआ प्रतीत होता है, इतना शैतान जैसा क्यों दिखता है? खांसी खांसी, हुआन फेहोंग ऐसा कभी नहीं कहेंगे। पुजारी को देखते हुए लियू जियांगताओ ने बारबेक्यू उठाया और खाना शुरू कर दिया। मांस को चाव से चबाते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, ओह, अच्छाई में सच्ची अच्छाई और झूठी अच्छाई होती है। यदि एक व्यक्ति को बचाने से 100 लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो क्या आप उन्हें बचाएंगे? यदि एक व्यक्ति को मारने से 100 लोग बच जाते हैं, तो क्या आप उन्हें मार देंगे? यदि 100 लोगों को मारने के बाद आप अपना कसाई का चाकू वहीं रख दें और बुद्ध बन जाएं, तो क्या आप ऐसे बुद्ध चाहेंगे? हाँ, पुजारी थोड़ा उलझन में था। अब यह आस्था का प्रश्न नहीं रहा। ये व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। क्या यह आदमी किसी प्रकार का मनोरोगी है? लियू, क्या तुम बौद्ध नहीं हो? पुजारी ने अंततः प्रश्न पूछा। पुजारी का प्रश्न सुनकर वॉन फेई हंग और टूथब्रश सू उत्सुक हो गए और अपनी सांस रोककर लियू जियांगताओ के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। चाहे वह पुजारी टूथपिक सू हो या वॉन फेई हंग, उन सभी ने सोचा कि लियू जियांगताओ एक लंबी, उचित लेकिन अंततः अर्थहीन बातें कहेंगे, जो कुछ इस तरह समाप्त होंगी, शराब और मांस आंतों से होकर गुजरते हैं, लेकिन बुद्ध हृदय में रहते हैं। या शायद वे कुछ गंभीर बात कहेंगे, जैसे बुद्ध के भी क्रोधी देवता हैं। हालांकि इस आदमी ने बिना किसी संयम के ऊंची आवाज में घोषणा की, बौद्ध, बौद्ध कौन है? मैं नहीं हूँ। हाँ, आप बौद्ध नहीं हैं, लेकिन आप साधु का चोगा पहनकर क्या कर रहे हैं? पुजारी की निगाहें अपने कपड़ों पर टिकी देखकर लियू जियांगताओ ने बेशर्मी से कहा, सफेद घोड़े पर सवार हर व्यक्ति तांग सानजांग नहीं होता, वह गंजा साधु भी हो सकता है। ओह टोफू, मैं साधु नहीं हूँ। ठीक है, आखिर आप गंजे खास खास साधु तो नहीं है। किसी कारण से लियू जियांगताओ के ये शब्द सुनने के बाद पुजारी और हुआन फेहोंग दोनों को ये भ्रम हुआ कि दुनिया अभी भी एक अद्भुत जगह है। तो आप पश्चिमी धर्मों के अनुयायी हैं? पुजारी जी फिर बोले, पश्चिमी धर्म? नहीं, यह नहीं है। हाँ, आप पश्चिमी धर्मों के अनुयायी नहीं हैं, तो फिर आप बाइबल के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? पुजारी पूरी तरह से अवाक रह गया। इस समय न केवल पुजारी, बल्कि वॉन फेई हंग भी बाहर कूदना चाहता था, अपनी उंगली लियू जियांगताओ की नाक पर रखना चाहता था और चिल्लाना चाहता था, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हालांकि यह सटीक शब्द नहीं हो सकते हैं। खांसी खांसी, ये निश्चित रूप से सटीक शब्द नहीं होंगे, अर्थ समान होना चाहिए। हालांकि हुआन फेहोंग एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें संयम की शिक्षा मिली थी, इसलिए वह कभी किसी की इस तरह आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन पुजारी अलग होते हैं, वे वही कहते हैं जो उनका मतलब होता है। तो आप जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं? पुजारी की बातें सुनकर लियू जियांगताओ पूरी तरह से अवाक रह गया। सच में दोस्त, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं जीविका के लिए क्या करता हूँ और तुम यहाँ बैठकर मेरा बारबेक्यू खा रहे हो और मेरी कॉफी पी रहे हो। इस समय तक कोई यह भूल चुका था कि उसे आमंत्रित करने वाला कोई और था। खाली बारबेक्यू ग्रिल को देखते हुए लियू जियांगताओ ने एक 40 मीटर लंबा क्लीवर उठाया। खांसी खांसी, ये वास्तव में एक आधा मीटर लंबा क्लीवर था और स्विश 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 झूलों की एक श्रृंखला के साथ सुअर के मांस की एक और परत गायब हो गई। बारबेक्यू की व्यवस्था करने के बाद लियू जियांगताओ ने स्टोरफ्रंट की ओर इशारा करते हुए कहा, देखा, मैं यही करता हूँ। इस तरह का काम कर रहे हो? पुजारी ने पहले दरवाजे की पट्टिका की ओर देखा, फिर दोनों ओर लिखे दोहों की ओर और उन्हें समझने की कोशिश करने के बाद अचानक उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। तुम शैतान के अनुयायी हो। पफ, लियू जियांगताओ ने मुंह में कॉफी भरकर थूक दिया और लगभग उसे पुजारी के सिर पर छिड़क दिया। मैं तो बस एक फोटोग्राफर हूँ, समझे? मैं शैतान का अनुयायी नहीं हूँ। धत्तेरी की। फिर पादरी अजीब तरह से बैठ गया। इस देश की भाषा समझना वाकई बहुत मुश्किल है और मैं हमेशा खुद को बेवकूफ बना लेता हूँ। लेकिन क्या आपके लिए इस तरह के दोहे लटकाना वास्तव में उचित है? उसकी 3 आत्माएं और 7 आत्माएं चली गईं, तो कौन तस्वीर लेने की हिम्मत करेगा? आपका फोटो स्टूडियो चलाना वाकई कुछ खास है, एक साधु का चोगा पहनकर मुझसे बाइबल के बारे में बात करना। आप समझ नहीं रहे हैं। जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा था, जो भिक्षु बाइबल को नहीं समझता, वह अच्छा फोटोग्राफर नहीं है। हाँ, अध्याय 66 शाही गैंग। मैं बहुत गुस्से में हूँ, तुम शैतान हो। लियू जियांगताओ को देखते हुए, जो सोच रहा था, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं कमाल का हूँ, पुजारी के दिमाग में केवल एक ही विचार था, यह आदमी बिल्कुल पागल है। नहीं, मुझे इस आदमी से दूर जाना होगा। यह देश बहुत खतरनाक है, पश्चिम वापस चले जाना बेहतर है। ऐसा कहा जाता है कि एक पुजारी अगले दिन अपने देश लौट गया, लेकिन निश्चित रूप से लियू जियांगताओ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर इस आदमी को पता होता तो वह निश्चित रूप से कहता, मैं कमाल हूँ, मैं कुछ ही शब्दों से किसी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता हूँ। पुजारी चले गए और लियू जियांगताओ को एक बड़े चाकू से सुअर का मांस काटने और फिर उसे भूनने के लिए अकेला छोड़ दिया। बेशक लियू जियांगताओ अकेले नहीं थे, वहां कई दर्शक थे, विशेष रूप से भिखारियों का एक बड़ा समूह जो पहले से ही इकट्ठा हो गया था, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। क्यों पूछना भी क्यों? कौन नहीं डरेगा यदि वह किसी पागल को विशाल रेजर ब्लेड चलाते और इस तरह वार करते देखे। भले ही वे भिखारी हैं, फिर भी भिखारी तो इंसान ही है ना? यदि भिखारी खाने के लिए नहीं आएंगे, तो क्या वास्तव में लियू जियांगताओ कुछ नहीं कर सकता है? पेट भर खाने पीने के बाद लियू जियांगताओ ने तुरंत मुट्ठी भर चांदी के डॉलर निकाले और लापरवाही से उन्हें पंक्ति में सबसे आगे खड़े सबसे बुजुर्ग भिखारी की ओर फेंक दिया। जाओ, कुछ शराब खरीदो। तुम सबको आज इन दोनों सुअरों को खत्म करना होगा, वरना मैं जब भी तुम्हें देखूंगा तुम्हें पीटूंगा। हाँ, क्या यह संभव है? क्या यह आदमी पागल है? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें मांस खाने के लिए मजबूर करने की? क्या हमें ये सब खत्म करना होगा? क्या यह हमारे भिखारी संप्रदाय के लिए एक आपदा है? हालांकि मुझे ये पसंद है। यदि यह विपत्ति है तो इसे और भी भयंकर रूप से आने दो। हुआन फेहोंग की अभिव्यक्ति अत्यंत जटिल हो गई जब उसने लियू जियांगताओ को फोटो स्टूडियो में आते देखा। यद्यपि यह आदमी बहुत ही विचित्र ढंग से कार्य करता है, जिसके कारण उसे बर्दाश्त करना थोड़ा कठिन हो जाता है, फिर भी उसका दिल बहुत अच्छा है। टूथलेस सू, चलो खाना खाते हैं।
खाने के बाद फोटो स्टूडियो में तस्वीर लेने चलते हैं। मैंने सुना है कि बहुत से विदेशी लोग तस्वीरें लेते हैं। हाँ, टूथपिक से सू ने उसके सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा। मास्टर को क्या हुआ है? वह भी एक सांप आत्मा है। अरे मास्टर, संभवतः एक सांप आत्मा कैसे हो सकता है? शेफ तो बस अपने पड़ोसी के व्यवसाय पर नजर रख रहा है। टूथपिक सू ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उसके बगल में खड़ा पोर्क रोन कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। देखो, गुरु और इस नकली साधु के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। हे भगवान, नहीं, हमें मास्टर को उस नकली साधु से मिलने से रोकना होगा। मेरे प्यारे रोनगरोग, पुई रोनगरोग आखिर क्या कर रहा है? सब उस नकली साधु की गलती है। मैं, पोर्क रोन, अपने शिक्षक की पत्नी के रूप में किसी पुरुष को पाने की कोई इच्छा नहीं रखती, भले ही वह आदमी किसी औरत से ज्यादा खूबसूरत हो। काश वह नकली साधु औरत होता। ये सोचकर पोर्क रोन सिहर उठे। मेरे मन में ऐसा खतरनाक विचार क्यों आया? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा प्रिय रोनगरोग समलैंगिक हो गया है? बाओजिलिन के अंदर जो कुछ हुआ उसे छोड़कर लियू जियांगताओ ने देखा कि जब व्यापारियों का एक समूह वहां पहुंचा तो भिखारियों का एक समूह अपना मांस खा चुका था। नहीं, सटीक रूप से कहें तो वे आस्तिक हैं, धन के देवता का कट्टर अनुयायी। बड़े बड़े ब्लेड लिए कुछ लोग अंदर घुस आए और दरवाजा बंद कर दिया। आइए धन के देवता का स्वागत करें। धन के देवता का स्वागत। धन के देवता का स्वागत करना अच्छी बात है। मैं अब से अमीर हो जाऊंगा। तुमने पहले कभी मेरा धन का देवता नहीं खरीदा है ना? क्या आपने पहले भी धन के देवता की वस्तु खरीदी है? मैंने तुम्हें केवल फिल्मों में ही देखा है। मैं तुम्हारा धन का देवता कहां से खरीद लाया हूं? ओह मी टोफू, यह विनम्र भिक्षु तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। लियू जियांगताओ ने शाही गैंग के नेता की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। धिक्कार है, वह अब भी कितना परेशान करने वाला है। मैं पिछले कुछ दिनों से अभ्यास करना और अपने कौशल में सुधार करना चाह रहा था ताकि मैं उन विशेष बिंदुओं पर पूरी तरह से महारत हासिल कर सकूं जो अस्थायी रूप से मेरे शरीर में जोड़े गए थे, और फिर आप लोग आ गए। बहुत अच्छा। हाँ, शाही गैंग के सदस्य पूरी तरह से अचंभित थे। उन्होंने लोगों को रोते देखा है, उन्होंने लोगों को हंगामा करते देखा है, और उन्होंने लोगों को इससे बच निकलने की कोशिश करते भी देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी को इतना समझदार नहीं देखा। हे भगवान, धन के देवता! धन के देवता यहाँ है। मेरी दुकान अभी अभी खुली है और मेरे पास केवल 10 चांदी के डॉलर हैं। मुझे नहीं पता कि क्या ये पर्याप्त है। हालांकि मेरी जेब में बहुत पैसा है, पर ये लोग इसके लायक नहीं है। अगर मैं इन्हें और भी दे दूं तो भी ये मुझसे नहीं छीन पाएंगे। लियू जियांगताओ की बातें सुनकर शाही गैंग के सदस्यों को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। क्या इस भयंकर दिखने वाले आदमी को, जो एक महिला की तरह दिखता था, धन के देवता को खरीदने के लिए धमकाया जा रहा था? वे पहले ही स्वेच्छा से भुगतान कर चुके हैं। तुमने किसी का घर बर्बाद कर दिया। ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं धन का देवता खरीदना चाहता हूँ। इसके अलावा 10 चांदी के डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है। ठीक है, चूंकि आप इतने सहयोगी हैं तो भविष्य में यदि आप किसी मुसीबत में पड़े तो हमारे शाही गैंग का नाम बता दीजिएगा। इसके साथ ही शाही गैंग के नेता ने पैसे ले लिए और भागने की कोशिश की, लेकिन लियू जियांगताओ उन्हें ऐसे ही कैसे जाने दे सकते थे? हम अंततः यहाँ बहुत सारे रेत के थैले लाने में कामयाब हो गए हैं। क्या हमें उनका अच्छा उपयोग नहीं करना चाहिए? वैसे भी शाही गैंग भी कोई अच्छा नहीं है, वे सभी अंत में हार जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इन लोगों के पास जीने के लिए केवल 1 वर्ष ही बचा है। हालांकि चूंकि मैंने इस बार सिस्टम की सीमाओं का परीक्षण करने का निर्णय लिया है, इसलिए मैं इसे आजमाकर देख सकता हूं कि क्या मैं इन लोगों का भाग्य बदल सकता हूं। यद्यपि उन्होंने पिछली दुनिया एंटर द ड्रैगन की दुनिया में कई लोगों का भाग्य बदल दिया, लेकिन मुख्य पात्रों या महत्वपूर्ण भूमिकाओं वाले लोगों में से कोई भी नहीं बदला। जिनकी किस्मत में मरना लिखा था वो मर गए, और जिनकी किस्मत में जीना लिखा था वो जी गए। बस उस विदेशी लड़की ने अपनी किस्मत बदली, लेकिन किसी एक की किस्मत बदलने से कुछ साबित नहीं होता। क्या होगा अगर हम इन सभी लोगों का भाग्य बदल सके? मैं नहीं जानता कि क्या होगा। ऐसा लगता है जैसे हर दुनिया में छुपी हुई खोजें हैं। यद्यपि यह सिस्टम कार्यों में दर्ज नहीं है, फिर भी पुरस्कार काफी अच्छे हैं। लियू जियांगताओ को अपना रास्ता रोकते देख शाही गैंग का नेता तुरंत नाराज हो गया। क्या आप रुकना चाहते हैं और हमें रात का खाना खिलाना चाहते हैं? रात का खाना? हे, मुझे लगता है मुझे आधी रात तक इंतजार करना पड़ेगा। मालिक, धन का देवता कहाँ है? मैं धन के देवता का कट्टर अनुयायी हूँ, आप उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। हाँ, अरे बाप रे, किसी की हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? अगर मैं ना कह दूं तो क्या होगा? कहो नहीं। अरे नहीं, मुद्दा नहीं, शब्द नहीं है, बल्कि इसके पहले के 2 शब्द हैं, लाओ जी। अरे यार, मेरे सामने खुद को मैं कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो तुम्हारी जान बचाने वाला था, पर जब बात ही ऐसी है तो तुम जैसे चाहो मर सकते हो। वैसे भी आप लोग इस फिल्म में मरने के लायक थे, लेकिन ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे नहीं मरना चाहिए था, यान ज़ेंडुंग। अवसर तलाशें और यदि आप ऐसे व्यक्ति से मिले तो उनका साथ दें। शाही गिरोह द्वारा उसे धमकाने का प्रयास करते देख लियू जियांगताओ ने अपने भिक्षु के वस्त्र को फाड़ दिया और जल्दी से ताओवादी वस्त्र पहन लिया। जी हाँ, ये ताओवादी वस्त्र उस दर्जी की ओर से उपहार था जो भिक्षुओं के वस्त्र बनाता है। हर कोई दंग रह गया जब उन्होंने देखा कि लियू जियांगताओ एक भिक्षु से एक ताओवादी पुजारी में एक पल में बदल गया। वाह, आप ऐसा कर सकते हैं। यह विनम्र ताओवादी पुजारी एक भविष्यवक्ता है जो आकाश, पृथ्वी और यहाँ तक की हवा को भी जानने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। हे उपकारक, ये स्पष्ट है कि हमारा एक संबंध है। क्या मैं आपको एक भविष्यवाणी बता सकता हूँ? हाँ, यह क्या बदतमीजी है। घबराई हुई भीड़ को देखकर लियू जियांगताओ को अविश्वसनीय रूप से आत्मसंतुष्ट महसूस हुआ। आप सभी भ्रमित हो गए हैं, है ना? आप लोगों की तो बात ही छोड़िए, मैं तो इस खेल से लगभग पूरी तरह से चकित हूँ। हालांकि सड़क के उस पार पोचीलाम पर नजर डालने पर ऐसा लगा कि यह टूथपिक सू था जो अभी अभी दौड़कर आया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने शाही गैंग को आते देखा हो और वॉन फेई हंग से अपने लिए न्याय की मांग करने की तैयारी कर रहा हो? ऐसा नहीं चलेगा, मुझे काम जल्दी करना होगा, वरना ये रेत के बोरे किसी और के हो जाएंगे। ठीक है, यह मेरे व्यवसाय का पहला दिन है, इसलिए मैं आपसे भविष्य बताने के लिए कोई शुल्क नहीं लूंगा। बोलते समय लियू जियांगताओ ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली, सबके चेहरों को देखा और फिर चिंतित होने का नाटक करते हुए कहा, आप सभी मार्शल आर्ट की दुनिया से आए हुए लोग लग रहे हैं, और एक बात है जो मैं नहीं कह पा रहा हूं कि मुझे कहना चाहिए या नहीं। यदि आप इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि आपको ये कहना चाहिए या नहीं, तो ऐसा न कहें।
इससे पहले कि ये लोग बीच में बोल पाते, लियू जियांगताओ ने आगे कहा, सज्जनों, आप सभी एक भयंकर आपदा के लिए तैयार हैं। 1 वर्ष के भीतर आप सभी मर जाएंगे। आहा, कितना अद्भुत। हाँ, लोगों का समूह फिर से अचंभित रह गया। क्या हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह बहुत दुख की बात है? फिर वे मुझसे पैसे ऐंठने का अवसर लेंगे। आखिर यह इतना अद्भुत है क्या है? अरे बच्चे, क्या तुम मौत की तलाश में हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं ढूंढूंगा। वह चीज बदबूदार है। हाँ, लोगों का समूह फिर से अचंभित रह गया। मृत्यु की तलाश का हमारी तलाश से क्या संबंध है? अदालत मौत, बकवास की तलाश में। अरे बाप रे, इस आदमी ने मेरा अपमान करने की हिम्मत की। शाहे गैंग का नेता मूर्ख नहीं था, उसे मौके पर ही पता चल गया था कि क्या हो रहा है। एक खूनी आपदा, मैं 1 साल के भीतर मर जाऊंगा। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, शाहे गैंग का नेता अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाया, भाइयों, इस नकली ताओवादी पुजारी को मार डालो। मैं कोई ताओवादी पुजारी नहीं हूं, मैं एक शूरवीर नायक हूं जो न्याय के लिए लड़ता है। उन सबको यहीं छोड़ दो। जैसे ही उसने यह बात कही, लियू जियांगताओ ने अपना ताओवादी वस्त्र उतार फेंका और दरवाजे से एक बड़ा चाकू उठा लिया। हाँ, क्या साधु का चोला पहनने से आप साधु बन जाते हैं? ताओवादी वस्त्र पहनने से आप ताओवादी पुजारी बन जाते हैं? ठीक है, तो क्या आप सोचते हैं कि आप हीरो हैं क्योंकि अब आप एक बड़ा चाकू चला रहे हैं? अरे, क्या ये फोटो स्टूडियो नहीं है? मैं मानसिक अस्पताल में कैसे पहुंच गया? इस कमीने को मार डालो। शाहे गैंग का नेता गुस्से में है। मैं ऐसे पागल के साथ कैसे आ गई? अगले ही पल लियू जियांगताओ ने अपने हाथ में चाकू जमीन पर फेंक दिया। लियू जियांगताओ को अपना हथियार फेंकते देख सब फिर से अचंभित रह गए। ये कैसी चाल थी? क्या अब वह घुटने टेककर दया की भीख मांगेगा? तुम्हारा खून बहुत गंदा है, मैं तुम्हारे खून से अपने फोटो स्टूडियो को गंदा नहीं होने दे सकता। हाँ, अगर तुमने ये कहने की हिम्मत की कि हमारा खून बदबूदार है, तो हम तुम्हें मार डालेंगे। शाहे गैंग के नेता ने चिल्लाकर लियू जियांगताओ पर अपनी तलवार तान दी। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। एक धीमी चीख के साथ लियू जियांगताओ शाहे गैंग के नेता की बाहों में फिसल गया, जैसे कोई नवजात अपने घोंसले में लौट रहा हो। एक बाघ पहाड़ से उतरता है। हाँ, ये तो पहाड़ से उतरते हुए बाघ जैसा है। टकराना, शाहे गैंग का नेता इस टक्कर से उड़ गया। टेंडन और हड्डियों को अलग करने की तकनीक। उसके हाथ प्रेत की तरह घूम रहे थे। शाहे गैंग के गुंडों के शरीर पर तेजी से घूम रहे थे। हालांकि शाहे गैंग में 1 दर्जन से अधिक लोग थे, लेकिन चाहे जितने भी लोग हों, वे अपनी किस्मत नहीं बदल सकते थे, न ही वे अपने जुड़ों के उखड़ने के भाग्य को बदल सकते थे। खैर, उनके बटुए की तलाशी का भाग्य अभी भी अपरिवर्तित है। लियू जियांगताओ को सभी से पैसों के बैग इकट्ठा करते देख पराजित शाहे गिरोह के सदस्य निराशा से अवाक होकर एक दूसरे को देखने लगे। अरे बाप रे, यहाँ संरक्षण राशि कौन इकट्ठा कर रहा है? 67 अध्याय 67 सैंडबैग गैंग। मेज पर पड़े पैसों को देखकर लगा कि उनका जोड़ 15 चांदी के डॉलर भी नहीं है, और उसके पास खुद के 10 डॉलर भी हैं। वाह, ये लोग कितने गरीब होंगे। तुम बेचारे कमीने, तुमने मुझे इतने कम पैसे में लूटने की हिम्मत कैसे की? धिक्कार है, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? लियांग जिंगरू। हाँ, आखिर फिश लियोन कौन है? रुको, ये कौन सी प्रतिभा है? तुम्हें उचित रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। बाकी लोग तो ठीक थे, उनके जोड़ उखड़ गए थे, लेकिन शाही गैंग के सदस्यों को बहुत कष्ट हुआ। एक त्वरित शक्तिशाली प्रहार के साथ लियू जियांगताओ ने अपनी आधी ताकत लगा दी और वह आदमी उड़ गया। अब ये बेकार है। वह कांच की गुड़िया की तरह नाजुक है और वह बाहर आकर लोगों को बॉस की तरह लूटने की हिम्मत कैसे करता है? अरे, तुम सैंड रिवर गैंग के बेकार नेता हो। हाँ, एक बेकार गिरोह नेता से आपका क्या मतलब है? मुझे। शाहे गैंग का नेता मुश्किल से खड़ा हुआ। जब उसने लियू जियांगताओ की निगाहें उस पर टिकी देखी, तो उसे एहसास हुआ कि लियू उसके बारे में बात कर रहा था। वह वास्तव में कहना चाहता था, मैं कोई कूड़ा नहीं हूँ। हालांकि ये स्थिति समझ से परे लगती है। मेरे दर्जन भर भाई अपंग हो गए हैं और मैं भी अपंग हूँ। तो क्या मैं कुछ समय के लिए अपंग ही रहूं? हाँ हाँ साहब, मैं शाहे गैंग का निकम्मा नेता हूँ। शाहे गैंग, तुम ही फैसले लेते हो। बिल्कुल, शाहे गैंग का वचन ही कानून है। उनमें अभी भी उतना ही आत्मविश्वास है। मुझे आश्चर्य है कि यह विशेषज्ञ मुझे क्या बताना चाहता है। तो फिर नाम बदल देते हैं। हाँ, क्या बिल्ली है? मुझे क्या नाम बदलना चाहिए? नहीं, रुको, मेरे शाहे गैंग का नाम क्या रखा जाए? शाहे गैंग बहुत प्रभावशाली या डराने वाला नहीं होगा, है ना? लियू जियांगताओ ने अपने पास रखे साधु का चोगा उठाया और पहन लिया। उसकी मांसपेशियों को थोड़ा सा स्ट्रेच करना तो अच्छा है। ये गुंडे मार खाने में बहुत कमजोर हैं। इन्हें भविष्य में ठीक से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। ठीक है, मुझे कोई अच्छा सा नाम बताओ। हे, शाहे गैंग के नेता को अंततः समझ आ गया, जब आप किसी और की छत के नीचे होते हैं तो आपको अपना सिर झुकाना ही पड़ता है। चलो इसे सैंडबैग गैंग कहते हैं। हाँ, रेत की बोरियां। मदद। क्या सैंडबैग गैंग के सदस्य अद्भुत हैं? शाहे गैंग के नेता ने अपने बगल में खड़े रणनीतिकार की ओर देखा तो पाया कि रणनीतिकार तो उससे भी अधिक भ्रमित था। अरे, ये रणनीतिकार तो भरोसे लायक नहीं है। जब हम वापस आएंगे तो मैं इसे बदल दूंगा। क्या ये कोई सवाल भी है? सैंडबैग गैंग जाहिर है कोई खास प्रभावशाली नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं नहीं कहने का साहस कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब से हमें सैंडबैग गैंग कहा जाएगा। बॉस, क्या अब हम जा सकते हैं? शाहे गैंग के नेता ने फैसला किया है कि एक बार ये दरवाजा बंद हो जाने के बाद वह फिर कभी यहाँ नहीं आएगा। आखिर ये लोग कौन है? आप पागल हैं। छोड़ो, मेरे धन के देवता अभी तक रुके भी नहीं हैं और तुम सोचते हो कि तुम ऐसे ही चले जाओगे। हाँ, धन का देवता। मेज पर रखे चांदी के डॉलरों के ढेर को देखकर शाहे गैंग का नेता बेहद निराश हुआ। लाओ ताजू द्वारा धन के देवता को बेचना सिर्फ एक दिखावा है, उसका असली मकसद सुरक्षा धन इकट्ठा करना है। धन के देवता को हम कहाँ पाएंगे? लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। अरे बॉस, मुझे अभी याद आया, धन के देवता की मूर्ति जो मैंने आपके लिए विशेष रूप से तैयार की है, उसे जल्दी से पूरा किया जा रहा है। ये जल्द ही तैयार हो जाएगी, बहुत जल्द। धिक्कार है, न केवल वे सुरक्षा धन इकट्ठा करने में विफल रहे, बल्कि उन्हें धन के देवता की मूर्ति भी फेंकनी पड़ी। आखिर संरक्षण राशि कौन एकत्रित कर रहा है? ओह ठीक है, यही चलेगा। बेहतर होगा कि आप इसे जल्दी पहुंचा दें। वैसे धन के देवता की मूर्ति सोने की है या चांदी की? सोना, चांदी। शाहे गैंग का नेता लगभग रोने लगा था। अरे, आप संरक्षण धन संग्रह के प्रवर्तक हैं, हम सब तो बस कमजोर हैं।
इसके अलावा किसका धन का देवता सोने और चांदी से बना है? एक पत्थर भी काफी होगा। इस समय शाही गैंग का नेता अवाक था और अब कोई कहानी नहीं बना सकता था। यद्यपि शाही गैंग संरक्षण के लिए धन इकट्ठा करता है, लेकिन उन्होंने जो भी धन इकट्ठा किया था वह पहले ही खर्च कर दिया है, अब वे और धन कहां से लाएंगे? कोई बात नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है जब तक आप इसे वितरित करते हैं। लियू जियांगताओ की बातें सुनकर शाही गैंग के नेता ने आखिरकार राहत की सांस ली। जब तक ये सोना या चांदी नहीं है तब तक ये ठीक है। बस जो भी हो क्रिस्टल वाला काम करेगा। धमाका, शाही गैंग का सरदार जमीन पर गिर पड़ा। अरे क्या मैं बेहोश होने का नाटक नहीं कर सकता? बॉस बॉस, जब शाही गैंग के सदस्यों ने अपने नेता को जमीन पर गिरते देखा तो वे घबरा गए। आखिर हो क्या रहा है? बॉस तो बेहोश हो चुका है और ये शैतान अभी भी धन के देवता की क्रिस्टल मूर्ति चाहता है। यह फैसला गिरोह के नेता के अलावा कोई नहीं ले सकता। धन के देवता की एक क्रिस्टल मूर्ति भी नहीं बना सकते। बेचारे कमीनों का एक समूह। तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए लियू जियांगताओ ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, दरवाजे से एक बड़ा रेजर ब्लेड उठाया, उसे अपने पास की मेज पर पटका, शाही गैंग के नेता के पास गया और ब्लेड को नेता के चेहरे पर मारते हुए कहा, ठीक है, चक्कर आने का नाटक करना बंद करो, धन के देवता की कोई भी मूर्ति भेज दो। हाँ बॉस। शाही गैंग का नेता उठकर बैठ गया और हंसने लगा। हाँ, अपने नेता को तुरंत होश में आते देख शाही गैंग के सदस्यों को ऐसा लगा जैसे उनका दिमाग फट जाएगा। क्या वह बेहोश नहीं हुई? यह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? लेकिन बॉस तो बॉस ही है, वो तो बस एक क्षण के लिए बेहोश हुआ और धन के देवता की क्रिस्टल मूर्ति किसी भी चीज में बदल गई। अपने नेता की लचीलापन और दृढ़ता की क्षमता को देखते हुए शाही गैंग के सदस्य उन्हें यांगीजी नदी के अंतहीन प्रवाह की तरह सर्वोच्च सम्मान देते थे। ये भाग्य ही है कि हम लोगों के इस विशाल सागर में मिल पाए। खैर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है और मैंने तुम्हारा पैसा पहले ही स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनुष्ठान करूंगा जिससे तुम परलोक में जा सको और तुम एक दूसरे से पहले ही परिचित हो सको। क्या बिल्ली है? मृतक को मुक्ति दिलाने का अनुष्ठान। शाही गैंग के सदस्यों के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। हालांकि लियू जियांगताओ की आत्मसंतुष्ट मुस्कान और बड़े ब्लेड पर अभी भी दिखाई देने वाले खून को देखकर शाही गैंग के सदस्य तुरंत डर गए। ठीक है, तो मैं इसे पाऊंगा। लियू जियांगताओ ने इन लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, उनके सामने पालथी मारकर बैठ गए, अपनी तलवार की बड़ी धार शाही गैंग के नेता की गर्दन पर रख दी और गंभीरता से बोले, ऐसा मैंने सुना है, एक समय बुद्ध त्रयस्त्रिंश स्वर्ग में अपनी माता को धर्म का उपदेश दे रहे थे। जब वॉन फेई हंग पोर्क विंग और उसके गिरोह को दरवाजे तक ले गया तो वे पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। आखिर हो क्या रहा है? क्या यह नहीं कहा गया था कि शाही गैंग यहाँ परेशानी पैदा करने आया है? आप सब लोग पालथी मारकर क्यों बैठे हैं और धर्मग्रंथों को सुन रहे हैं? लेकिन शास्त्रों का पाठ करने वाला यह व्यक्ति इतना परिचित क्यों लग रहा है? हाँ, क्या ये लियू जियांगताओ नहीं है, वह आदमी जिसे शाही गैंग ने लूट लिया था? लियू जियांगताओ के गंभीर रूप को देखकर हुआन फेइहोंग को यह भ्रम भी हुआ कि यह व्यक्ति एक अत्यंत प्रबुद्ध भिक्षु था। वे शाही गैंग की तरह कचरे को भी परिवर्तित कर सकते हैं। खैर, अगर उसने लियू जियांगताओ को शाही गैंग के नेता की गर्दन पर चाकू रखे हुए नहीं देखा होता तो शायद वह वास्तव में अपने फैसले पर विश्वास कर लेता। आखिरकार धर्मग्रंथ पूरा हो गया। लियू जियांगताओ उठे, बड़े चाकू को लापरवाही से मेज पर पटक दिया और हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, मैंने आप सभी के लिए अनुष्ठान पूरा कर लिया है। कृपया धन के देवता की मेरी मूर्ति जल्द से जल्द भेज दीजिए, अन्यथा मैं आपके घर आऊंगा और आपका दरवाजा बंद कर दूंगा। हाँ, वॉन फेई हंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पीछे छूट रहा है। आप भिक्षु का चोला पहने हुए हैं लेकिन अपने आप को एक गरीब ताओवादी पुजारी कह रहे हैं। आप बार बार कहते हैं, ओह चावल टोफू, लेकिन आप किसी और से धन के देवता की मूर्ति मंगवा रहे हैं। क्या बौद्ध धर्म और ताओवाद एक हो गए हैं? रुकिए, ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति कुछ पश्चिमी धार्मिक ग्रंथों को जानता है, जिसका अर्थ है कि अब विश्व एक परिवार है। तुम्हें ये साहस किसने दिया? 6 आंखों वाली उड़ने वाली मछली। शाही गैंग के अस्त व्यस्त सदस्यों को विदा करने के बाद लियू जियांगताओ ने हुआन फेइहोंग की ओर देखा, जो पूरी तरह से हतप्रभ दिख रहा था। मास्टर हुआंग, क्या संयोग है, हम फिर से मिल रहे हैं। हाँ, क्या संयोग है? क्या बकवास है? मैं यहाँ विशेष रूप से आपकी मदद करने आया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ठीक होंगे, लेकिन शाही गैंग जो मुसीबत की तलाश में आया था वह अपंग हो गया। सही कहा। हालांकि लियू जियांगताओ ने जाने से पहले सबके जोड़ दिए थे, लेकिन ये लोग अब बड़े चाकुओं से लड़ने में सक्षम नहीं थे। आप किसी से लड़ क्यों नहीं सकते? लियू जियांगताओ एक निर्दयी बदमाश है। जोड़ लगाते समय इस आदमी ने उसे जबरदस्ती अंदर धकेल दिया। जोड़ के बेमेल होने का जड़त्व पहले ही बन चुका था। अगर आपने इसे छूने की हिम्मत की तो माफ कीजिए, जोड़ जरूर फिर से बेमेल हो जाएगा। हालांकि लियू जियांगताओ के साथ इतनी कठोरता से पेश आने को लेकर उनके मन में कुछ मनोवैज्ञानिक शंकाएं थी, फिर भी हुआन फेइहोंग को राहत मिली कि ये लोग अब व्यापारियों से इतनी लापरवाही से जबरन वसूली नहीं कर सकते थे। मास्टर हुआंग, आज मेरा आधिकारिक उद्घाटन दिवस है। मैंने अपने पहले दिन 5 चांदी के डॉलर कमाए। कैसा रहेगा? क्या आप किसी रेस्तरां में जाकर कुछ खाना चाहेंगे? ये व्यापार के लिए खुला है। हुआन फेइहोंग ने दरवाजे के पास रखे बड़े रेजर ब्लेड पर नजर डाली, फिर मेज पर रखे दर्जन भर पैसों के थैलों पर। अरे यार, क्या इसे ही बिजनेस शुरू करना कहते हैं? क्या तुम मुझे लूट रहे हो, बेवकूफ? मिस्टर लियू, कोई जरूरत नहीं, फेइहोंग को आज दोपहर को कुछ काम है, इसलिए मैं पहले वापस जाऊंगा। अरे यार, लूटे हुए पैसों से मुझे डिनर पर दावत दे रहे हो? सच में हिम्मत है तुम्हारी। साथी दाववादी, कृपया प्रतीक्षा करें। हाँ, आखिर ये दाववादी कौन है? यद्यपि वह नहीं जानता था कि लियू जियांगताओ के अचानक परिवर्तन का क्या मतलब था, किसी कारण से उन 7 शब्दों को सुनने पर हुआन फेइहोंग ने अवचेतन रूप से अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला था। बेशक हुआन फेइहोंग ने कभी देवताओं के निवेश को नहीं पढ़ा था, ये तो दूर की बात है कि देवताओं के निवेश में शेंग गोनबाओ नाम का एक देवता था। शेंग गोनबाओ ने तू शिंगसुन से कहा, साथी ताओवादी कृपया प्रतीक्षा करें, और फिर तू शिंगसुन की हत्या कर दी गई। शेंग गोनबाओ ने यिन होंग और यिन जियाओ से कहा, साथी ताओवादी कृपया प्रतीक्षा करें, और फिर उन दोनों को मार दिया गया। शेंग गोनबाओ ने झाओ गोंगमिंग से कहा, साथी ताओवादी कृपया प्रतीक्षा करें, और फिर झाओ गोंगमिंग को देवताओं के निवेश में सूचीबद्ध किया गया। शेंग गोनबाओ ने 3 अमर युवतियों से कहा, साथी ताओवादी कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, और फिर 3 अमर युवतियां झाओ गोंगमिंग के पदचिन्हों पर चली। ये कहना सही होगा कि शेंग गोनबाओ का मुंह बिल्कुल जहरीला है।
मैं जिसे भी बुलाऊंगा वह मर जाएगा। हालांकि लियू जियांगताओ निश्चित रूप से शेन गोनबाओ जितना भयानक नहीं है, लेकिन उसके शब्दों की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसलिए भले ही उसने कभी देवताओं का अधिष्ठापन नहीं पढ़ा था और यह नहीं जानता था कि शेन गोनबाओ कौन था, फिर भी हुआंग फेहोंग अवचेतन रूप से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। लियू, ओह! हुआंग फेहोंग ने पलट कर देखा और फिर से अचंभित रह गया। अरे, क्या आप साधु नहीं हैं? एक नकली भिक्षु तो फिर भी एक भिक्षु ही है, लेकिन आप एक नकली भिक्षु ताओवादी वस्त्र क्यों पहने हुए हैं? ताओवादी पोशाक पहने एक गंजा आदमी अजीब लग रहा है। दरअसल मेरा असली पेशा तो भविष्य बताना है। लगता है इस ताओवादी साथी का मुझसे कोई संबंध है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ? हाँ, अरे क्या आप तस्वीरें नहीं ले रहे थे? ये फिर से भाग्य बताने में कैसे बदल गया? 68 अध्याय 68 भविष्यवाणी। मैं एक ज्योतिषी हूँ जो आकाश, पृथ्वी और यहाँ तक कि हवा के बीच की भविष्यवाणी करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मास्टर हुआंग मना कर देंगे और कुछ बेतुके बहाने बनाएंगे, जैसे कि भुगतान न मिलने पर। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपकी भविष्यवाणी की फीस स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, तुम्हें कैसे पता था कि मैं कहूंगा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है? ठीक है, चूंकि हम पड़ोसी हैं, मैं मास्टर हुआंग के लिए कुछ भविष्यवाणियां करूंगा। क्या आप अपना भाग्य जानना चाहते हैं? क्या मैंने वह बात सही सुनी? बाकी सभी को एक ही भविष्यवाणी मिलती है, लेकिन आपको कई मिलती है। आपको क्या लगता है कि आप क्या है? स्वर्गीय आत्माएं, सांसारिक आत्माएं, बुद्ध अपनी शक्ति प्रकट करें, गुवानेन आपको एक बच्चा प्रदान करें, 3 शुद्ध आत्माएं, अल्लाह। हाँ, लियू जियांगताओ को देखते हुए, जो गंभीर भाव से अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था, हुआंग फेहोंग को ऐसा लगा जैसे कौवों का झुंड उसके माथे के ऊपर से उड़ गया हो और पीछे अंडाकार रेखाओं की एक श्रृंखला छोड़ गया हो। ये भविष्यवाणी पाठ क्या है? अगले ही पल लियू जियांगताओ अचानक आगे बढ़ा और हुआंग फेहोंग को गौर से देखने लगा और उसी समय उसके मन में एक हल्की सी हत्या की मंशा उभरी। जानलेवा नजर। हुआंग फेहोंग ने तुरंत ही लियू जियांगताओ से निकलने वाली जानलेवा आभा को महसूस कर लिया, एक ऐसी आभा जिसे उसने केवल युद्ध में कठोर योद्धाओं से ही महसूस किया था। ये जानलेवा आभा उस तरह की नहीं है जो किसी की हत्या करने की इच्छा से पैदा होती है, बल्कि कम से कम 10 लोगों को करीब से मारने से पैदा होती है। यह एक जानलेवा आभा है जो द्वेष से रूपांतरित होती है, जो आमतौर पर दिल की गहराई में छिपी होती है, लेकिन जब कोई गंभीर हो जाता है तो अनायास ही सामने आ जाती है। एक तेज धारदार ब्लेड की तरह जानलेवा आभा को महसूस करते हुए वॉन फेई हंग असामान्य रूप से गंभीर हो गया। यदि यह व्यक्ति धर्मी नहीं है तो वह निर्दयी हत्यारा है। किसी भी तरह से यह उनके गंभीर ध्यान का हकदार है। ठीक है मास्टर हुआंग, मैंने गणना पूरी कर ली है। हाँ, टूथपिक सू और पोर्क रोंग लियू जियांगताओ को घूर रहे थे। क्या बकवास है? तुमने इसका हिसाब किससे लगाया? आपके तांबे के सिक्के कहाँ हैं? यदि आप भविष्यवक्ता बनने का नाटक करना चाहते हैं तो कम से कम आपको नाटक तो करना चाहिए और सामान भी तैयार करना चाहिए, है ना? लेकिन आपने बस इस पर एक नजर डाली और आपको ये समझ आ गया। टूथपिक सू वास्तव में अपने मालिक को बताना चाहता था कि यह लड़का धोखेबाज है और उन्हें अब उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। हालांकि वॉन फेई हंग ने असामान्य गंभीरता के साथ कहा, कृपया श्री लियू को उद्धृत करें। पहली भविष्यवाणी प्रेम के बारे में है। मास्टर हुआंग की प्रेमिका 1 वर्ष के भीतर फोशान लौट आएगी। हाँ, मास्टर को कोई पसंद है। टूथपिक सू देर से पहुंचा और उसे पता नहीं था कि उसके मालिक की एक तथाकथित प्रेमिका थी। इसलिए लियू जियांगताओ के शब्दों को सुनकर टूथपिक सू ने सीधे हुआंग फेहोंग की ओर देखा और हुआंग फेहोंग के मूल रूप से शांत चेहरे पर एक मुस्कान और शर्मिंदगी का संकेत दिखाई दिया। अरे यार, क्या आप इसी तरह भविष्य बताते हैं? ये पहली बात है जिसका मैंने उल्लेख किया। टूथब्रश सू बहुत हैरान हुआ, लेकिन पोर्क रोंग ने मन ही मन राहत की सांस ली। शुक्र है उसके मालिक की प्रेमिका आखिरकार लौट आई थी। खैर, क्या 13वीं चाची सचमुच वापस आएंगी? इससे पहले कि हुआंग फेहोंग कुछ बोल पाते, लियू जियांगताओ ने आगे कहा, दूसरी भविष्यवाणी, भविष्य की भविष्यवाणी। मास्टर हुआंग 1 साल के भीतर अपनी वर्तमान पहचान ब्लैक फ्लैग आर्मी प्रशिक्षक के रूप में अपना पद खो देंगे। दूसरी गपशप सुनते ही वॉन फेई हंग का शुरुआती उत्साह तुरंत गायब हो गया। क्या 1 साल के अंदर ही वह ब्लैक फ्लैग आर्मी के प्रशिक्षक के रूप में अपनी पहचान खो देगा? इसका क्या मतलब है? अरे, क्या मैं गलत चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ? क्या हमें इस बात पर चिंतित नहीं होना चाहिए कि कहीं यह आदमी धोखेबाज तो नहीं है? बात मत रोको, जब तक मैं बोलना समाप्त न कर लूं तब तक प्रतीक्षा करो। हुआंग फेहोंग को बोलते देख वह कमीना लियू जियांगताओ सचमुच ढोंगी बनने में लग गया। अरे यार, किसी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। मैं तुम्हें अपने स्पॉइलर में बाधा डालने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? वैसे भी इस बार मेरा लक्ष्य बहुत सारे सोने के सिक्के वापस पाना नहीं है, बल्कि सिस्टम की सीमाओं का परीक्षण करना है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह जांचना है कि सिस्टम में आपके लिए कितनी सहनशीलता है, क्या ये प्लॉट में आपके परिवर्तनों में हस्तक्षेप करेगा और प्लॉट में कितनी जड़ता है। तीसरी भविष्यवाणी जीवन मरण की भविष्यवाणी है। मास्टर हुआंग, आपको 1 साल के भीतर जीवन मरण के संकट का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इस पर विजय पा लेते हैं तो सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, अगर आप नहीं जीतते तो आप हवा में गायब हो जाएंगे। लियू जियांगताओ के शब्दों को सुनकर पोर्क रोंग लगभग ऊपर गया और लियू जियांगताओ को मार डाला। आप किसी को इस तरह से कैसे श्राप दे सकते हैं? हाँ, क्या वह किसी को तुरंत ही जीवन मरण के संकट में डाल देता है? चौथी भविष्यवाणी, संपत्ति की भविष्यवाणी। मास्टर हुआंग 1 साल के भीतर एक बड़े बदलाव का अनुभव करेंगे। बाओजिलिन पूरी तरह से आग से नष्ट हो जाएगा। इस समय वॉन फेई हंग अब और नहीं रुक सका। हालांकि वह वास्तव में इस आदमी को बताना चाहता था कि वह अविश्वसनीय है और उसे लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह आदमी बहुत शांत था। इसके अलावा इसमें अन्य ज्योतिषियों की तरह तथ्यात्मक तथा सही बातें नहीं थी। समय सीमा लगभग सटीक रूप से परिभाषित की गई है। 1 वर्ष के भीतर बहुत सी चीजें घटित होंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 वर्ष के भीतर ही किसी ने उनके पो चीलाम को जब्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और फिर पो चीलाम को जला दिया गया और उन्हें मुख्य प्रशिक्षक के पद से हटा दिया गया? लियू जियांगताओ को बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते देख हुआंग फेहोंग ने अपने हाथों को गहराई से झुकाते हुए कहा, श्री लियू, 5वां हेक्साग्राम क्या है? 5वां हेक्साग्राम। लियू जियांगताओ ने 45 डिग्री के कोण पर आकाश की ओर देखा और दुखी भाव से कहा, 5वां षटग्राम। बुद्ध ने कहा, बोला नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता।
4 षटग्रामों के बारे में बोलना पहले से ही बहुत ज्यादा है, अगर मैं इससे ज्यादा बोलूंगा तो आदि स्वर्गीय आदरणीय इस विनम्र ताओवादी को मार डालेंगे। हाँ, यहाँ बौद्ध धर्म और ताओवाद के बीच संबंध इतना भ्रमित करने वाला क्यों है? एक क्षण वह बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, अगले ही क्षण वह आदि स्वर्गीय पूज्य के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री लियू के पास कोई समाधान है। एक समाधान, बेशक मुझे पता, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये आपदाएं अपेक्षा से पहले ही घटित हो जाएंगी। हालांकि लियू जियांगताओ ने फिर भी अपनी बात रखी ताकि अगर चीजें बदल जाए तो उन्हें पता रहे। समाधान सरल है, इन सभी विदेशियों को मार डालो। क्या ये हो सकता है कि फेई होंग का दुर्भाग्य विदेशियों से संबंधित था? क्या इसका संबंध विदेशियों से हो सकता है? से आपका क्या तात्पर्य है? ये सब विदेशियों से संबंधित है ना? अगर विदेशियों को पहले ही मार दिया जाता तो 13वीं आंटी मुसीबत में नहीं पड़ती। वैसे 5वीं भविष्यवाणी में 13वीं आंटी के बारे में बाद में बात होगी। मुझे यकीन है कि वॉन फेई हन चिंतित होंगे। माथा, अभी आप क्या सोच रहे थे? वैसे आंटी 13 मुसीबत में पड़ जाएंगी। जब तक हम विदेशियों उस बड़े अपराधी से छुटकारा पा लेंगे, शाही गैंग के वो छोटे बदमाश इतने घमंडी नहीं रहेंगे। इसलिए इसका मूल कारण विदेशियों में निहित है। हालांकि अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन मूल कारण विदेशियों के हाथ में है। इसलिए अगर मास्टर हुआन को कभी किसी विदेशी को मारने का मौका मिले तो संकोच न करें, बस उन्हें मुक्का मार दें और मार डालें। लियू जियांगताओ को देखकर जो बात करते हुए और अधिक उत्साहित हो रहे थे, हुआन फेहोंग का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि पोर्क रोंग और टूथब्रशु भी पूरी तरह से अचंभित थे। यह क्या बदतमीजी है? क्या आप नहीं जानते कि अब किंग राजवंश कैसा है? किसी विदेशी को मारना किसी प्रीफेक्ट को मारने के बराबर है। नहीं, ये प्रीफेक्ट को मारने से भी ज्यादा भयानक है। अगर आप प्रीफेक्ट को मार देते हैं तो बचने की संभावना बनी रहती है, लेकिन अगर आप किसी विदेशी को मार देते हैं तो बहुत मुमकिन है कि पूरे देश में आपकी तलाश की जाए। हमारे किंग राजवंश की एक पत्नी विदेशियों से बहुत डरती थी। क्या ये सचमुच काम करेगा? हुआन फेहोंग को किसी तरह होश आ गया था। हालांकि लियू जियांगताओ हुआन फेहोंग के शब्दों से पूरी तरह से चकित था। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह काम करेगा या नहीं? मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम जरूर खतरे में पड़ जाओगे। हालांकि तुम आखिरकार बच गए और आंटी 13 को भी बचा लिया। अब मैं लियांग कुवान को अपने संरक्षण में लेने की तैयारी कर रहा हूँ। लियांग कुवान के बिना कौन जाने आंटी 13 को बचने का मौका मिलता या नहीं। हालांकि 13वीं चाची के बारे में सोचते ही लियू जियांगताओ का खून खौल उठा। रोजामन क्वान ने आंटी 13 की भूमिका निभाई। ये बात मुझे सचमुच बहुत प्रभावित कर गई। ऐसी स्थिति में फेई होंग अब विदा ले लेगा। अरे यार, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ और आप मुझे सिर्फ इतना बता रहे हैं कि 1 साल बाद बहुत सारी चीजें होंगी। आप मुझे सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते कि मैं 1 साल में अपना परिवार और अपनी जान खो सकता हूँ? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब आपने पहले कहा था कि साथी दाववादी कृपया प्रतीक्षा करें तो मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई थी। नहीं, अब ऐसा लगता है कि यह कोई गलत धारणा नहीं थी, यह इस बात का संकेत था कि मेरा सामना किसी अनिष्ट से हो गया था। इससे पहले कि हुआंग फेहोंग दूर जाता, लियू जियांगताओ ने पीछे से फिर चिल्लाया, मास्टर हुआंग, चूंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मुझे आपको कुछ और भविष्यवाणियां करने दीजिए। हाँ, वॉन फेई हंग थोड़ा अचंभित था। क्या आपने नहीं कहा था कि आप 5वें हेक्साग्राम के बारे में बात नहीं करने वाले हैं? यदि आप कुछ और कहेंगे तो क्या युवानशी तियानजुन आपको मार डालेगा? क्या अब आप मृत्यु से नहीं डरते, या अब आप आदि दिव्य पूज्य से नहीं डरते? 1 साल बाद आपकी विपत्ति भी आंटी 13 की विपत्ति से जुड़ जाएगी। उसे भी विपत्ति का सामना करना पड़ेगा और यह आपकी विपत्ति से कम गंभीर नहीं होगी। क्या 13वीं चाची को भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? रुको, तुम्हें आंटी 13 के बारे में कैसे पता? पूरे फोशान में लगभग कोई नहीं जानता कि मेरी प्यारी 13वीं आंटी है। तुम्हें कैसे पता चला? एक और है, 1 साल बाद तुम्हारा सामना एक प्रतिद्वंदी से होगा जो अखाड़े में तुमसे लड़ेगा। खैर चलो, उस बारे में बात नहीं करते। मैं उसे हराने का कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लूंगा। खैर, उसकी आयरन शर्ट वाली स्किल अभी भी काफी शक्तिशाली है। झींगा, क्या आप जानते हैं कि दूसरे लोग क्या करने में सक्षम है? क्या तुम शैतान हो? इस बिंदु पर वॉन फेई हंग भी अवाक रह गया। मास्टर हुआंग, और भी कुछ है? चुप रहो मिस्टर लियू, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। मारे गए। लियू जियांगताओ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। मुझे मारने की हिम्मत कौन करेगा? क्या आप? भले ही हमने कभी लड़ाई नहीं की हो, फिर भी तुम मुझे मार नहीं पाओगे। वैसे हो सकता है दूसरों को पता न हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुझे आपकी व्यवस्था के बारे में पता नहीं है? जब तक बहुत जरूरी न हो, आप कोई भी कठोर कदम नहीं उठाएंगे। मेरा जीवन अभी भी काफी सुरक्षित है। तो यह आदमी घमंडी होने लगा। मुझे मारने की हिम्मत किसने की? क्या वे नहीं जानते कि मेरा समर्थक युवानशी तियानजुन है? अगर कोई मुझे मारने की हिम्मत करता है तो मेरा समर्थक युवानशी तियानजुन निश्चित रूप से पहले उन्हें मार देगा। बहुत खूब, जो तुम्हें मारना चाहता है वह युवानशी तियानजुन है। आदिकालीन दिव्य आदरणीय की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि वॉन फी हंग भी अब इस आदमी को मारना चाहता है। नमस्ते श्री लियू, अलविदा श्री लियू। वॉन फेई हंग ने अपना हाथ हिलाया, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। पोर्क रोंग, बंद करो। हम आज के लिए बंद कर रहे हैं। बकवास, क्या सचमुच इतना निर्दयी होना आवश्यक है? उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे आपको मेरी बुरी किस्मत से छुटकारा मिल जाएगा? मेरा मतलब है, मेरे ज्योतिषी के मुंह से। कितना भोलापन है। फिर लियू जियांगताओ सीधे बाओ झिलिन के प्रवेश द्वार पर दौड़ा और दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाया, मास्टर हुआंग, यह मेरी आखिरी भविष्यवाणी है। मैं पूछ रहा हूँ कि मुझ पर अंडा किसने फेंका, और यह सब्जी का पत्ता क्या है? अचानक पीछे मुड़कर उसने देखा कि कुछ लोग लियू जियांगताओ पर सड़े अंडे और सब्जी के पत्ते फेंक रहे हैं। उस आदमी की बातें वाकई बहुत गुस्सा दिलाने वाली हैं। मास्टर हुआंग बहुत दयालु हैं और आपसे कोई परेशानी नहीं रखते, लेकिन हम आम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 69 अध्याय 69। यह विनम्र भिक्षु मांस से परहेज करता है। सड़े हुए अंडे, सड़े हुए सब्जी के पत्ते और यहाँ तक कि कुछ रात की गंदगी इकट्ठा करने वाले कीड़े भी रास्ते में हैं। क्या रात्रि में खिलने वाली चमेली क्या है? आपको पता भी नहीं है कि रात की दुर्गंध क्या होती है। रात की दुर्गंध रात की खुशबू होती है। लियू जियांगताओ आपको यह नहीं बताने जा रहे कि रात की दुर्गंध सिर्फ मानव शरीर के विभिन्न उत्सर्जनों की गंध होती है। ... अंत में लियू जियांगताओ बच निकला और उसे भिखारियों के संप्रदाय के सदस्यों के एक समूह द्वारा बचाया गया।
भिखारियों के समूह को भीड़ को तितर-बितर करते देख लियू जियांगताओ ने मन ही मन सोचा कि जो सुअर का मांस उसने पहले खाया था वह इसके लायक था। मेज पर रखे 15 चांदी के डॉलर भिखारियों के गिरोह के सदस्यों को सौंपने के बाद लियू जियांगताओ ने अपनी दुकान बंद कर दी और व्यापार में लग गया। चूंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं ओपेरा मंडली का प्रदर्शन सुनने जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं लियांग कुवान से मिल सकता हूँ। लियू जियांगताओ मौज मस्ती करने चला गया, लेकिन हुआन फीहोन उदास था। ये सब लियू जियांगताओ की गपशप की वजह से हुआ था। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। कोई भी ये सुनकर दुखी होगा कि 1 साल बाद उन्हें इतनी भयानक चीजों का सामना करना पड़ेगा। बेशक हुआन फेहोंग को अभी भी लियू जियांगताओ पर थोड़ा विश्वास था। ये घटिया फोटोग्राफर जो शायद एक नकली भिक्षु, एक नकली ताओवादी पुजारी या एक नकली पुजारी था। जब लियू जियांगताओ ये भविष्यवाणियां सुना रहा था, हुआन फेहोंग लियू जियांगताओ की आंखों में देखता रहा। उसकी निगाहें इतनी शांत थी, एक झूठा इंसान कभी इतना शांत नहीं हो सकता। मास्टर, लॉर्ड लियू चाहते हैं कि आप ब्लैक फ्लैग आर्मी में जाएं। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। जब ब्लैक फ्लैग आर्मी का उल्लेख किया गया तो वॉन फेई हन कुछ हिचकिचाहट दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। क्या ये भी संभावना है कि ब्लैक फ्लैग आर्मी को भंग कर दिया जाए? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, वॉन फेई हन ने आत्महीनता से भरी हंसी हंस दी। वह कैसे संभव है? ब्लैक फ्लैग आर्मी एक ऐसी सेना थी जिसे एडमिरल लियू योनफू द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया गया था, और एडमिरल लियू योनफू इतने पसंदीदा थे तो लॉर्ड लियू की ब्लैक फ्लैग आर्मी को कैसे भंग किया जा सकता था? एक व्यंग्यात्मक मुस्कान और सिर हिलाते हुए वॉन फेई हन ने पोर्ट विन को ब्लैक फ्लैग आर्मी की ओर ले गया। उसी समय जिसने दावा किया था कि वह शो देखना चाहता है, वह अपनी सीट पर गहरी नींद में सो रहा था। वाह, ओपेरा मंडली को टीवी पर प्रदर्शन करते देखना वाकई दिलचस्प है, लेकिन जब मैं इसे लाइव देखता हूं तो मुझे इतनी नींद क्यों आती है? तो भीड़ के जयकारे के बीच लियू जियांगताओ गहरी नींद में सो गए। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद से मैंने लंबे समय तक इतनी अच्छी नींद नहीं ली थी, यहाँ तक कि मेरे आसपास लोरी भी बज रही थी। दरअसल इस व्यक्ति की राय में ये ओपेरा गायक जो ऊंची आवाज में, अस्पष्ट आवाज में गाते हैं, उन शिक्षकों के समान है जो बिना किसी लय के एक ही स्वर में पूरा पाठ पढ़ा सकते हैं। यदि वे अपना करियर बदल ले तो संभवतः पेशेवर सम्मोहनकर्ताओं की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब लियू जियांगताओ जागे तो थिएटर पहले ही बंद हो चुका था। लड़खड़ाते हुए लियू जियांगताओ ने खाने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आधी रात हो चुकी थी और सभी रेस्तरां बंद हो चुके थे। क्या हमें खाने के लिए कुछ चुराना चाहिए? मैं पहले कभी चोर नहीं रहा। किसी साधारण घर से चोरी करना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। चूंकि हमें चोरी करनी ही है तो चलो वॉन फी हन के घर से चोरी करते हैं। जरा सोचिए, अगर कल को ये खबर आ जाए कि वॉन फी हन के घर में चोरी हो गई है तो ये कितना विस्फोटक होगा। यही निर्णय है। फिर लियू जियांगताओ फोटो स्टूडियो में लौट आया, अपने रात के कपड़े पहने और भागने के लिए दीवार पर चढ़ गया। यह मत पूछिए कि लियू जियांगताओ को उनके रात्रिकालीन वस्त्र कहां से मिले। वे भिक्षुओं के वस्त्र बनाने वाले दर्जी से उपहार स्वरूप मिले थे। वजह क्या है कौन जाने। शायद इसलिए कि इस आदमी ने मुझे कुछ अतिरिक्त चांदी के सिक्के दिए होंगे। जहां तक सवाल है कि वे दीवार पर क्यों चढ़े, क्या ये भी कोई सवाल है? पहले देखो कि तुम दीवार फांद सकते हो या नहीं। अगर तुम अपनी दीवार भी नहीं फांद सकते तो वॉन फेई हन के घर से खाना चुराने के लिए दीवार फांदने की क्या बात कर रहे हो? 2 दीवारें सफलतापूर्वक पार करने के बाद लियू जियांगताओ बाओजिलिन पहुंचे। फिर अपने वर्षों के अनुभव का, या यूं कहें कि सुगंधों से स्वादिष्ट भोजन ढूंढने की अपनी क्षमता का भरोसा करते हुए वे जल्दी से रसोई की ओर चल पड़े। और यकीन मानिए या नहीं, वहां बिल्कुल भी कुछ बचा नहीं था। हालांकि कुछ सब्जियां तलकर खाई जा सकती हैं, लेकिन यह आदमी खाना नहीं बना सकता। बेशक यदि पानी उबालना भी खाना पकाने का एक तरीका माना जाता है, तो यह आदमी खाना बना सकता है। कम से कम वह पानी को अच्छी तरह उबालता है। ये हमेशा बहुत गर्म रहता था। इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि चोर को कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लियू जियांगताओ ने गुस्से में उस आदमी से 3 बाल्टी ठंडा पानी पी लिया और विजयी होकर चला गया। जैसे ही लियू जियांगताओ सामने के गेट की ओर चला, उसने मुख्य घर की ओर ऐसे देखा जैसे उस पर कोई भूत सवार हो और पाया कि लाइटें अभी भी जल रही थी। क्या वॉन फेई हंग अभी तक सो नहीं गया है? क्या हमें जाकर देखना चाहिए? बिस्तर के किनारे पर बैठे हुआन फेहो बेहद गंभीर दिख रहे थे। उस दोपहर लॉर्ड लियू योनफू ने जो कहा था उसे याद करते हुए हुआन फेहो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी हस्की के साथ संभोग किया हो, हालांकि उसे ये भी नहीं पता था कि हस्की क्या होता है। हुआन फेहो ने लियू जियांगताओ को अपनी कुछ भविष्यवाणियां बताई। उसके बाद लियू योनफू ने धीरे से आह भरी और फिर शाही दरबार से संबंधित कुछ मामलों के बारे में बात की। ये पता चला है कि शाही दरबार हाल ही में लियू योनफू के विदेशी विरोधी रवैये से असंतुष्ट हो गया है और उसे फोशान से स्थानांतरित करना चाहता है। यदि ऐसा है तो वह निश्चित रूप से ब्लैक फ्लैग आर्मी को अपने साथ नहीं ले जा सकते, कम से कम सभी को तो नहीं। तो शेष ब्लैक फ्लैग आर्मी सैनिकों का केवल एक ही भाग्य होगा। सैनिकों को मौके पर ही हटा दिया गया और वे नागरिक जीवन में लौट आए। भले ही लियू योनफू पूरी ब्लैक फ्लैग आर्मी को अपने साथ ले जाए, लेकिन ब्लैक फ्लैग आर्मी के प्रशिक्षक के रूप में हुआन फेहो का पद निश्चित रूप से नहीं रखा जाएगा। यदि यह सच है तो लियू जियांगताओ की एक भविष्यवाणी सच हो गई है, और यह वह भविष्यवाणी थी जिसके सच होने की संभावना उसे सबसे कम लगती थी। यदि सबसे असंभावित परिदृश्य भी सच हो गया है तो अन्य संभावनाओं के बारे में क्या ये सब सच है? जितना अधिक हुआन फेहो इसके बारे में सोचता उतना ही वह उत्तेजित होता। निराश होकर वॉन फेई हंग सीधे खिड़की के पास गया, उसे खोला और एक जोड़ी आंखें देखी। मुखौटे के पीछे छिपी हुई एक जोड़ी आंखें। मैं हैरान हूँ, यहाँ कोई हत्यारा है। वॉन फेई हंग थोड़ा अचंभित था। क्या तमाशा चल रहा है? क्या मेरी प्रतिष्ठा कम हो गई है या मेरी मुट्ठी ने लोगों को मारना बंद कर दिया है? पो चिलाम पर हत्या का प्रयास करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या ये वही आपदा है जिसके बारे में लियू जियांगताओ ने 1 वर्ष के भीतर बात की थी? जब वॉन फेई हंग हक्का बक्का रह गया तो लियू जियांगताओ भी हक्का बक्का रह गया। अरे बाप रे, यहाँ क्या हो रहा है? मैं अभी खिड़की के पास ही गया था कि तुमने खिड़की खोल दी। क्या तुम जानबूझकर मेरा इंतजार कर रहे थे या तुम्हें भविष्य का अंदाजा था और तुम जानते थे कि मैं आऊंगा, इसलिए तुमने सीधे खिड़की खोल दी? मैं मूलतः ये देखना चाहता था कि वॉन फेई हंग क्या कर रहा था, ये देखने के लिए कि क्या वह हम हारने वालों की तरह खेल खेल रहा था जहां हम में से 5 लोग एक दूसरे को धमकाते थे। लेकिन सभी खिड़कियां खोलने से आपका क्या मतलब है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी खुलेआम और ईमानदारी से सराहना करूं?
ये निश्चित रूप से असंभव है। इसके अलावा आपको वॉन फी हंग से बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह निश्चित रूप से अनुमान लगा लेगा कि यह आप ही थे। हम वॉन फेई हंग की लय का बिल्कुल भी अनुसरण नहीं कर सकते, इसलिए आइए लाओ तजू की पटकथा का अनुसरण करें। हालांकि मेरे पास वास्तव में कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हुआन फे होंग, क्या तुम्हें अभी भी डैमिंग झील के किनारे जिया यूहे याद है? हाँ, क्या बिल्ली है? सड़क के उस पार वाले गंजे चोर की तरह वह रहस्यमय तरीके से बात करता है, जिससे यह समझना असंभव हो जाता है कि वह क्या कह रहा है। क्या यह आदमी उस गंजे साधु से संबंधित हो सकता है? इस आदमी की बनावट बिल्कुल गंजे साधु जैसी दिखती है, वे व्यवहारिक रूप से एक जैसे हैं। नहीं, वह सड़क के उस पार वाला गंजा चोर है। यदि लियू जियांगताओ को पता होता कि इस आदमी को उसके मुंह खोलते ही पहचान लिया गया था, तो मुझे आश्चर्य है कि क्या वह दीवार पर लटक जाता और 5 मिनट तक अपने कार्यों पर विचार करता। श्री लियू, आप इतनी रात को इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ क्यों आए हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, तुमने इतनी जल्दी अनुमान लगा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक कि दूसरा पक्ष मुझे धोखा देने की कोशिश न कर रहा हो। हाँ, यही होना चाहिए। यदि ऐसा है तो नियमों के अनुसार न खेलने के लिए मुझे दोष मत दीजिए। जिस तरह से उन्होंने ये कहा, उससे ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ स्क्रिप्ट का पालन कर रहे थे। हुआन फे होंग, तुमने उस समय डैमिंग झील के पास जिया यूहे को धोखा दिया था, इसलिए जिया यूहे ने इस विनम्र भिक्षु को तुम्हें मारने का काम सौंपा था। जब तुम पाताल लोक पहुंचो तो राजा यम को यह बताना मत भूलना कि जिसने तुम्हें मारा था वह जीजू था। हाँ, ये सही है, इस विनम्र भिक्षु का धर्म नाम जीजू है। काले कपड़े पहने विदूषक आदमी को देखकर हुआन फे होंग को अब पूरा यकीन हो गया कि यह आदमी सड़क के उस पार वाला गंजा चोर था। किस साधु का धर्म नाम इतना अविश्वसनीय होगा? अगर आप इसे सेक्स से परहेज, मांस से परहेज या हस्तमैथुन से परहेज भी कहें तो भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन शाकाहार से परहेज आखिर है क्या? बेशक उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हस्तमैथुन छोड़ना क्या होता है। हुआन फी होंग के हैरान परेशान चेहरे को देखकर लियू जियांगताओ को घमंड आ गया। देखा, उसने कुछ ही शब्दों में सबको चौंका दिया। अगले ही पल वॉन फेई हंग बोला, मास्टर जीसू, अगर आप फेई होंग को मारना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? आपका चाकू कहाँ है? चाकू? हाँ, मैं बाहर जाते समय अपना चाकू लाना भूल गया। बिना चाकू के कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर हमला कैसे कर सकता है? नहीं, मैं तो बस तुम्हारे घर से कुछ चुराकर खाना चाहता हूँ। मैं चाकू क्यों लाऊंगा? हालांकि चीजें पहले ही इस बिंदु तक विकसित हो चुकी हैं, इसलिए चाकू न निकालना असंभव है। इसलिए लियू जियांगताओ ने तुरंत अपने हाथों को मुट्ठी में बांधकर सलामी दी और जानबूझकर अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मास्टर हुआंग। दानदाता, मेरा चाकू दरवाजे के बाहर है, मैं इसे अभी ले आता हूँ। ये कहकर हुआन फी होंग के बोलने का इंतजार किए बिना लियू जियांगताओ मुड़ा और दीवार फांदकर कूद गया। घर लौटने से पहले उसने एक बड़ा चाकू उठाया और फिर 2 और दीवारें फांदकर घर लौट आया। जब लियू जियांगताओ आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि हुआन फी होंग गेट पर खड़ा है और उसे खोलने की तैयारी कर रहा है। अरे, तुम जल्दी से दरवाजा क्यों नहीं खोलते? क्या लाओ तजू के लिए ग्रेट फायरवॉल को बाईपास करना मजेदार है? क्या आप बंदर प्रशिक्षक हैं? पाह पाह पाह, तुम बंदर हो। हुआन फे होंग, क्या तुम्हें अभी भी डैमिंग झील के किनारे जिया यूहे याद है? हाँ, लियू जियांगताओ को फिर से ऐसा करते देख हुआन फे होंग ने सीधे उनसे सामना किया। हुआन फे होंग, जिया यूहे ने तुम्हें मुझे मारने का आदेश दिया था। तुम्हारा नाम जीसू है, मुझे ये पहले से ही पता है। उस स्थिति में कृपया ऐसा करो गुरु। अरे यार, तुम मुझे अपना अभिनय पूरा क्यों नहीं करने देते? ठीक है, चूंकि मामला ऐसा है तो चलिए बहस शुरू करते हैं। ओह प्रिय, मैं बहुत गुस्से में हूँ। वॉन फेई हंग, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। एक चीख के साथ लियू जियांगताओ ने अपनी तलवार चमकाई और हुआन फे होंग पर हमला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर वह रुक गया। वॉन फेई हंग, तुम्हारा चाकू कहाँ है? हाँ, क्या आप थोड़ा और अधिक पेशेवर हो सकते हैं? वॉन फी हंग, तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो, मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए नहीं। ये सब निष्पक्षता की बातें क्यों? रुको, चलो असली चाकू का इस्तेमाल नहीं करते। कहावत है, तलवारों की आंखें नहीं होती, और अगर किसी को चोट लग गई तो बहुत बुरा होगा। जरा रुको, मैं 2 चाकू बनाता हूँ। जैसे ही उसने कहा, लियू जियांगताओ ने मुड़कर लकड़ी का एक टुकड़ा ढूंढा और फिर स्विश 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 की एक श्रृंखला के साथ 2 बड़े लकड़ी के चाकू जल्दी से तैयार हो गए। फिर उस आदमी ने दोनों चाकुओं को उठाया, उन्हें एक साथ रखा और उनकी तुलना की तो पाया कि दोनों चाकुओं की लंबाई एक जैसी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसा कि कहावत है, 1 इंच लंबा 1 इंच मजबूत, लंबे चाकू वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से लाभ होगा, जो दूसरे पक्ष के लिए अनुचित है। तो उस आदमी ने ब्लेड उठाया और धीरे धीरे दोनों चाकुओं को एक ही लंबाई में काटा। फिर जब उसे संतुष्टि हुई तो उसने ब्लेड को यूं ही फेंक दिया। फिर उसने वॉन फेई हंग की तरफ एक लकड़ी का चाकू फेंक दिया। हुआन फे होंग, अब हम शुरू कर सकते हैं। अब मेरे पास मेरी तलवार है और यह विनम्र भिक्षु तुम्हें मारने वाला है। 70 अध्याय 70। मेरा दिल इतना थक गया है, मैं बस झुकना चाहता हूँ। अरे भाई, इधर आओ। मैं वॉन फी हंग, तुम्हारे मुझे मारने का इंतजार नहीं कर सकता। उफ, ये कैसी बात है? लेकिन अगर तुम इतने सक्षम हो तो मुझे मार क्यों नहीं देते? आप लकड़ी की तलवार लेकर यहाँ आने वाले पहले व्यक्ति हैं। वैसे भी आज मेरा मूड खराब है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये सोचते हुए हुआन फे होंग ने अपनी तलवार चमकाई, लड़ाई की मुद्रा में आ गया और लियू जियांगताओ द्वारा उसे मारने का इंतजार करने लगा। अरे, मेरा मतलब है, मैं लियू जियांगताओ के प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। हुआन फे होंग, क्या तुम्हें अभी भी डैमिंग झील के किनारे जिया यूहे याद है? भाड़ में जाओ, क्या आप कभी रुकेंगे? लियू जियांगताओ की बात पूरी होने से पहले ही हुआन फे होंग ने तुरंत जवाब दिया। इस विनम्र भिक्षु को जिया यूहे ने आपको मारने का काम सौंपा था। मुझे याद है आपने अंडरवर्ल्ड में कहा था कि जिस व्यक्ति ने आपको मारा था उसका नाम जीजू था। इस विनम्र भिक्षु का धर्म नाम जीजू है। क्या? लियू जियांगताओ थोड़ा भ्रमित थे। ये ठीक नहीं है, इस तरह से लाइनें चुराना। हुआन फे होंग, यद्यपि तुमने मेरी पंक्तियां चुरा ली और मुझे मेरी मनस्थिति प्राप्त करने से रोक दिया, फिर भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा कहने के बाद लियू जियांगताओ हुआन फे होंग की ओर दौड़ा और अपनी लकड़ी की तलवार से उस पर वार किया। ये सही है, यह ऊपर से नीचे तक ऐसा है मानो यह वॉन फेई हंग को एक ही वार में आधा काट देगा। मैं अपनी पूरी ताकत से माउंट हुआ को विभाजित कर रहा हूँ।
जिस क्षण लंबा ब्लेड वार करने वाला था, हुआन फे होंग तुरंत पीछे हट गया। ब्लेड उसके सामने केवल 20 सेंटीमीटर दूर गिरे हुए पत्ते से बाल बाल बच गया। इस आदमी की बेतुकी हरकतें देखकर वॉन फेई हन के होंठ फड़क उठे। भाई, मजाक करने आए हो क्या? या फिर आप बंदरों द्वारा किराए पर रखे गए जोकर हैं? बंदर ने किस तरह का जोकर किराए पर लिया था? ये वाक्य मन में क्यों आया? कोई बात नहीं, ये वास्तव में काफी दिलचस्प है। हालांकि वॉन फेई हन वास्तव में हंसना चाहता था, लियू जियांगताओ हताशा से लगभग पागल हो गया था। मुझे यू फैमिली सेबर तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन हुआन फीहोन को मेरी यू फैमिली सेबर तकनीक पहचाननी चाहिए। मुझे पहले पावर क्लीव का इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम उस मूव का नाम तो अच्छा लग रहा है। अचानक उछलकर लियू जियांगताओ ने दोनों हाथों से चाकू पकड़ लिया और एक बार फिर हुआन फेहोंग पर वार किया। माउंट हुआ को फिर से विभाजित करना। फिर वॉन फेई हंग ने एक और कदम पीछे लिया। इस बार ब्लेड न तो गिरे हुए पत्तों के ऊपर से गुजरा, न ही किसी और चीज के ऊपर से गुजरा। माउंट हुआ को फिर से विभाजित करना। वॉन फेई हंग ने एक और कदम पीछे लिया। ठीक है, ये पूरी तरह से शांत हो गया है। लियू जियांगताओ वास्तव में अब और काटने के लिए खुद को नहीं ला सकता था। उन्होंने महसूस किया कि यदि उन्होंने कोई वास्तविक कौशल नहीं दिखाया, तो वॉन फेई हंग केवल दिखावा कर रहा था। कल्पना कीजिए कि कोई समय यात्री आपके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार करे। अगर लोगों को पता चल गया तो मैं कहां मुंह दिखाऊंगा? क्या तुम्हें कोई गर्व नहीं है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर हुआंग इतने अद्भुत होंगे। मैं सचमुच प्रभावित हूँ। हुआन फे होंग के होंठ फड़क गए, फिर से फड़क गए और अंत में उसने अपने चेहरे पर मुस्कान को दबाने के लिए खुद को जोर से चुटकी काटी। यह आदमी तो बस दिखावा है। मैंने हाल ही में यू फैमिली सेबर देखा और उससे यू फैमिली सेबर तकनीक सीखी। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप, हुआन फे होंग, मेरी यू फैमिली सेबर तकनीक से बच सकते हैं। हाँ, क्या वे अंततः गंभीर हो जाएंगे? बहुत अच्छा। अगले ही पल लियू जियांगताओ ने अपनी तलवार चमकाई, यू परिवार की तलवारबाजी तकनीक का इस्तेमाल किया और हुआन फे होंग पर वार किया। वार करने वाले ब्लेड मधुमक्खियों की तरह हुआन फे होंग को घेर रहे थे। अचानक इस आक्रमण विधि को देखकर वॉन फेई हंग अपने अंदर से यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, क्या उत्कृष्ट तलवारबाजी है। यह तलवार की ऐसी तकनीक है जिससे खुद को ही मार डालना चाहिए। अरे, इस बेवकूफ ने मुझे गुमराह कर दिया है। इस प्रकार की तलवारबाजी को केवल सभ्य माना जाता है, ये स्वयं को कैसे मार सकती है? हुआन फे होंग ने कभी भी यू फैमिली सेबर या यू फैमिली सेबर तकनीक नहीं देखी थी, लेकिन वह अनुमान लगा सकता था कि भले ही यू फैमिली सेबर ने खुद यू फैमिली सेबर तकनीक का इस्तेमाल किया हो, वह कभी भी इस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। अन्यथा वह फोशान में यू जियादाओ से अनजान नहीं हो सकता था। बेशक लियू जियांगताओ ये सब कभी नहीं बताएगा। यू परिवार की कृपाण तकनीक को औसत ही माना जाता है। जिसने भी फिल्म देखी है वह जानता है कि यू परिवार की कृपाण बस एक मामूली किरदार है जिसे यान जेंडोंग ने आते ही मार डाला था। ऐसा कोई एहसास नहीं था कि लियू जियांगताओ की चालों से ब्लेडों की झड़ी लग गई। बेशक ऐसा नहीं है कि लियू जियांगताओ की तलवारबाजी यू परिवार की तलवारबाजी से ज्यादा मजबूत है, लेकिन उनकी हमले की शक्ति, हमले की गति और सहनशक्ति यू परिवार की तलवारबाजी से बेजोड़ है। वॉन फेई हंग और यान जेंडोंग के शारीरिक गुणों को निकालने वाला व्यक्ति वास्तव में एक बहुत बड़ा कीड़ा है। तो अगले ही पल जब वॉन फेई हंग ने उत्साह से अपना चाकू उठाया और लियू जियांगताओ पर वार करना शुरू किया, त्रासदी घटित हो गई। टकराना। लियू जियांगताओ को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हुआन फे होंग अनजाने में कई कदम पीछे हट गया। उत्साहित लियू जियांगताओ को देखकर हुआन फे होंग ने मन ही मन सोचा, इस गंजे साधु में जबरदस्त ताकत है। ये बहुत बढ़िया था, चलो इसे फिर से करते हैं। लियू जियांगताओ चिल्लाया और अपने यू परिवार कृपाण के साथ हुआन फे होंग पर फिर से हमला किया। लियू जियांगताओ को उत्साह से चिल्लाते हुए देखकर हुआन फे होंग ने मन ही मन सोचा, जामर, इतनी ताकत के साथ मैं पिटाई नहीं चाहता, मैं आपसे सीधे लड़ने नहीं जा रहा हूँ। फिर अगले ही पल हुआन फी होंग की तलवारबाजी बदल गई। हर बार वह तेजी से वार करता और फिर निकल जाता, बिना लियू जियांगताओ को मात देने की कोशिश किए। लियू जियांगताओ, जो अब उस उत्साहजनक भावना को नहीं पा सके, गुस्से में दहाड़ उठे। जल्द ही बाओजिलिन के अन्य लोग जाग गए और फिर पोर्क विंग एक कसाई के चाकू और टूथपिक सू चांदी की सुइयों के साथ दौड़ा। लोगों को अपनी ओर दौड़ते देख लियू जियांगताओ चिल्लाया, तुम वॉन फेई हंग इस विनम्र भिक्षु को सिर्फ इसलिए धमका रहे हो क्योंकि तुम संख्या में मुझसे ज्यादा हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? मेरी आखिरी चाल देखो, अंतिम कदम। ये सुनकर हुआन फे होंग तुरंत घबरा गया। उसने अपनी तलवार म्यान में डाली, उसे अपनी छाती के सामने रखा और लियू जियांगताओ को सावधानी से देखा। यद्यपि वह जानता था कि इस आदमी का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था और वह तो शुरू से ही दिखावा करने के लिए वहां आया था, लेकिन यह हास्यास्पद होगा यदि वह वास्तव में इस अंतिम प्रहार से घायल हो जाए। हाँ, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने स्वयं को मूर्ख बनाया। जैसे ही हुआन फे होंग हाई अलर्ट पर था, लियू जियांगताओ दीवार के ऊपर से कूद गया और हवा में उड़ते हुए चिल्लाया, अंतिम तकनीक, गैको पूंछ हटाना। उसके हाथ में पकड़ी लकड़ी की तलवार उड़कर सीधे हुआन फे होंग से 8 झांक दूर एक लकड़ी के खूंटे में जा फांसी। पफट। लकड़ी के चाकू को सीधे लकड़ी के खूंटे में हैंडल तक घुसा दिया गया था। इस समय पोर्क विंग अंततः आ गया। मालिक, हत्यारा कहाँ है? आप उसे भागने कैसे दे सकते हैं? अरे यार, क्या मैंने हत्यारे को भागने दिया? उस लकड़ी की तलवार को देखो, वो खूंटे में धंसी हुई है। शायद मैं भी ऐसा न कर पाऊं। तुम मुझे उस गंजे चोर को रोकने के लिए क्यों कह रहे हो? उसे देर रात नाश्ते के लिए आमंत्रित करें। दरअसल अभी अभी लड़ाई के दौरान हुआन फे होंग ने स्पष्ट रूप से लियू जियांगताओ के पेट की गड़गड़ाहट सुनी थी। ऐसा लगता है कि इस आदमी ने रात का खाना नहीं खाया। क्या आपने रात्रि भोजन नहीं किया? क्या यह आदमी खाना चुराने आया है? ये सोचते हुए हुआन फे होंग ने सीधे कहा, जाओ रसोई घर में देखो कि कुछ छूट तो नहीं गया है। हाँ, हत्यारे आ गए हैं। चलो देखते हैं कि रसोई से कुछ गायब तो नहीं है। ये किस प्रकार का ऑपरेशन है? क्या ये हो सकता है कि मास्टर भी सड़क के उस पार वाली महिला की तरह एक नकली साधु हो, एक सांप आत्मा? लेकिन कोई बात नहीं, यह मालिक का आदेश था, तो हम क्या कर सकते थे। जाओ रसोई घर की जांच करो। जल्द ही पोर्क विंग और टूथपिक सू आश्चर्य से पानी के टब के पास खड़े हो गए और वॉन फेई हन को प्रशंसा से देखने लगे, जिससे वॉन फेई हन का चेहरा लाल हो गया। मास्टर, आप कमाल हैं। हमारी पानी की टंकी में पानी कम हो रहा है। नहीं नहीं, ये सही है मास्टर। मास्टर, नहीं 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 वाली बकवास बंद करो बेवकूफ सू। मुझे रोंगरों तुम्हें बताने दो। उफ, मैं रोंगरों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ?
मास्टर, ये सही है मास्टर, मुझे यकीन है कि चोर पहले पानी पीने के लिए रसोई में आया था और फिर आपकी हत्या करने चला गया। अंत में पोर्क विंग को भी लगा कि उसका निष्कर्ष थोड़ा पागलपन भरा था। हालांकि पोर्क विंग के शब्द अविश्वसनीय थे, वॉन फेई हंग को लगा कि यह निश्चित रूप से सबसे अधिक सत्य था। तिरछे सामने स्थित फोटो स्टूडियो को देखकर वॉन फेई हंग इतना निराश हो गया कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दांतों में खुजली हो रही हो। अरे गंजे साधु, तुम मेरे घर पानी पीने क्यों आ रहे हो? क्या आपके घर में पानी नहीं है? या फिर मेरे घर का पानी मीठा है? तुमने कहा था कि तुम पानी पी लोगे, ठीक है, लेकिन तुम मेरे कमरे में क्यों आए? क्या आप मेरा ओस्मांथस केक खाना चाहेंगे? ये सही है, ओस्मांथस केक। ये सोचकर हुआंग फीहोन ने किसी और चीज की परवाह न करते हुए जल्दी से अपने कमरे में लौट आया। कमरे में रखा ओस्मांथस केक गायब था, उसकी जगह एक बड़ी सोने की ईंट रखी थी। ये देखकर हुआंग फेहो को ऐसा लगा जैसे लाखों अल्पाका उसके दिल पर टूट पड़े हो। हे चोर साधु, तुम सचमुच यहाँ भोजन चुराने आए हो? आप चीजें चुराते हैं, ठीक है, लेकिन आपने अपना चेहरा भी ढका हुआ है और रात में कपड़े भी पहने हैं। क्या सचमुच इतना समर्पित होना आवश्यक है? और अगर आप वाकई इतने समर्पित हैं तो कोई भी सोने की छड़ें पीछे मत छोड़ना। इतने समय में मैंने आपको बस सोने की छड़ों को नकदी की तरह ही संभालते देखा है। सबसे पहले उन्होंने मुझे अपना सम्मान देने के लिए बुलाया और फिर मेरे लिए एक सोने की ईंट छोड़ दी। फिर उसने पोर्क रोन को एक सोने की ईंट दी और उसे चांदी के डॉलर से बदलने के लिए कहा, जिससे पोर्क रोन को संदेह हुआ कि इस चोर भिक्षु के साथ उसका कुछ मामला चल रहा है। अरे बाप रे, भला कौन तुम्हारे जैसे चोर साधु से कुछ लेना देना चाहेगा? अब देखो क्या हुआ, तुमने ओस्मंथस केक की एक प्लेट चुरा ली और ये एक बात है। हम सब एक ही नाव में सवार हैं और हम सड़क के उस पार पड़ोसी हैं। मैं ओस्मंथस केक की एक प्लेट के साथ इतनी कंजूसी क्यों करूं? आपको सड़क पर उन 2 बड़े सिक्कों की एक पूरी प्लेट मिल सकती है। दूसरी ओर आप एक सोने की ईंट छोड़ गए। क्या यह मुझे स्पष्ट रूप से यह नहीं बता रहा है कि आज रात का हत्यारा तुम ही हो, चोर भिक्षु? वॉन फेई हंग का चेहरा पीला से लाल होते, फिर हंसते, फिर मनोरंजन और खींच के मिश्रण से सोने की ईंट को देखते हुए टूथपिक सू जल्दी से आगे बढ़ा, सोने की ईंट उठाई और उसके कोने को काट लिया। अरे गुरुजी, आपको एक और सोने की ईंट मिल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि चोर सोने की ईंट लेने आया हो? पोर्क रोन ने सोचा कि उसे सच्चाई पता चल गई है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदसूरत हो गया। ये तीसरी बार है जब इस आदमी ने सोने की ईंटें देखी हैं। 3 एक समान सोने की ईंटें। पहले 2 टुकड़े तो उन नकली साधुओं ने दिए थे जो सड़क के उस पार औरतों जैसे दिखते थे। क्या मुझे इस बारे में सोचने की भी जरूरत है? यह मुझे अवश्य ही उस चोर साधु ने दिया होगा। यह सोचकर पोर्क रोन का दिल, जो अभी अभी शांत हुआ था, फिर से तेजी से धड़कने लगा। नहीं गुरुजी, उस चोर साधु ने कहा था कि 13वीं आंटी जल्द ही वापस आ रही है। ऐसे नाजुक समय में आप 13वीं आंटी को धोखा नहीं दे सकते। आपका प्रशिक्षु होना वास्तव में आसान नहीं है, आपको अपने गुरु की आजीवन खुशी की भी चिंता करनी होगी। उफ, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं सच में सड़क के उस पार वाले नकली साधु के साथ घूमना चाहता हूँ। पाह, मेरे रोंगरों के मन में ऐसे खतरनाक विचार कैसे आ सकते हैं? रुको, आखिर ये दा रोंगरो क्या है? मैं अपने आप को दा रोंगरो क्यों कहूंगा? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी सड़क के उस पार रहने वाले नकली साधु से संक्रमित हो गया हूँ और सर्प आत्मा बन गया हूँ? पोर्क विंग का चेहरा तुरंत वॉन फेई हंग से भी अधिक सुंदर हो गया।